श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। क्या शारीरिक गुलामगिरी से भी मानसिक गुलामी ज़्यादा खतरनाक है? और इस अवस्था ने यह अवस्था भारत में पैदा की, ये बात तो आपकी सही है। यानी भारत में अलग से गुलामगिरी की कोई आवश्यकता ही नहीं बची, गुलामी की कोई आवश्यकता ही नहीं बची। उसका कारण था कि जाने अनजाने में यहां की जो ग्राम व्यवस्था, एक स्वतंत्र ग्राम व्यवस्था निर्माण हुई थी। ये स्वतंत्र ग्राम व्यवस्था में शुरुआत में बहुत ही अच्छे मानवीय संबंध होने चाहिए, तभी 5000 सालों तक ये व्यवस्था चलते रही। लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ कल्पनाएं समाविष्ट होते गई, लोगों के मन को जकड़ते गई। उनमें से कुछ काम करने वाले जो लोग थे, हालांकि गांव की पूरी यंत्रणा ही अपने आप को शूद्र जाति में आज के ज़माने में मानी जाती है। अब कुछ किसान मराठा होते हैं तो वो क्षत्रिय है, लेकिन वही अगर कुणबी है तो वो फिर शूद्र है, ऐसा भेद किया जाता है। लेकिन ये पूरी ग्रामीण व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र थी, एक दूसरे का सम्मान करती थी, एक दूसरे के साथ में जीती थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें वर्ण व्यवस्था घुसते गई। ये वर्ण व्यवस्था घुसने के बाद में अस्पृश्यता कब आई ये कहना कठिन है। पहले अस्पृश्यता थी नहीं, इतना तो स्पष्ट दिखता है। नहीं तो अस्पृश्यता होती तो सत्यवती के साथ में, एक मछुआरे की कन्या के साथ में, ना ही राजा शांतनु विवाह कर पाता, ना ही उनके बच्चों को सम्राट पद मिल पाता, ना ही वेदव्यास का बेटा यानी पिता अछूत कन्या का पुत्र होने के बावजूद इतना बड़ा सम्मान पाता, महाभारत लिख पाता, वेदव्यास ऋषि कहा जाता। तो उस जमाने में ये जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी, इतना तो डेफिनेटली हमें दिखता है। अब रहा सवाल भारत की ये जो गुलामी की व्यवस्था है, एक्चुअल शारीरिक गुलामी नहीं थी, लेकिन बाद में ये मानसिक गुलामी कर कर उभर कर आए। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो कर्म विपाक सिद्धांत ने। भाई आज ये अवस्था हमारी क्यों है? क्योंकि हमने गए जन्म में जो पाप पुण्य किए, उस कारण आज की हमारी ये व्यवस्था है। आज जो हमारे हिस्से में जो व्यवस्था आई है, जो जीवन आया है, वो अगर मैं पूरे ईमानदारी से निभाऊं, जो भी रोल मुझे प्राप्त हुआ है, शूद्र का रोल प्राप्त हुआ है, रात दिन काम करने का रोल प्राप्त हुआ है, ये अगर मैं ईमानदारी से करूं तो शायद मुझे अगला जन्म अच्छा मिलेगा, ब्राह्मण का मिलेगा, क्षत्रिय का मिलेगा। ये जो मान्यता थी, इसी मान्यता के आधार पर ये व्यवस्था इतने सालों तक चलते आई है। ये मानसिक गुलामी है। और इसीलिए भारत में जो भी समाज सुधारक हुए, सभी समाज सुधारकों को, चाहे संत हो, चाहे ज्योतिबा फुले से लेकर शाहू महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, जो भी जितने भी समाज सुधारक हुए, उन सबको सबसे पहले लोगों के ये मानसिक गुलामगिरी से लड़ाई करनी पड़ी और लोगों को ये मानसिक गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए प्रवृत्त करना पड़ा। और इसीलिए प्रबोधन का इतना महत्व रहा है। तो आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल सही है कि मानसिक गुलामगिरी ज़्यादा भयानक होती है, इसीलिए भारत में ये अवस्था इतने दीर्घ समय तक टिक पाई है। लेकिन पहले ऐसी अवस्था थी नहीं, बाद में ये बनती गई, ये तो हमें दिखता है। नेक्स्ट। दुनिया के 5% लोगों के पास 95% संपत्ति है। आज पूंजीपति दुनिया के अघोषित शासक हैं और लोग अनजाने में गुलाम हो गए। तो ऐसे में पैसे का क्या कोई विकल्प हो सकता है? जतिन वाड़ा, गुजरात से। जतिन वाड़ा, गुजरात। इनका सवाल ऐसा है कि आज दुनिया में 5% लोगों के पास में सारी पूंजी इकट्ठा है
और जाने अनजाने में वही शासन करते हैं, ये कैपिटलिस्ट पूंजीपति शासन करते हैं। तो क्या जिस पैसों के आधार पर ये शासन बना है या फिर पूंजीपतियों का शासन टिका है, उसको कोई पर्याय हो सकता है? देखिए, जिस जमाने में पैसे का चलन नहीं था, बार्टर सिस्टम थी, क्या उस जमाने में अमीरी गरीबी नहीं थी? थी। बार्टर सिस्टम के जमाने में भी अमीरी गरीबी थी। हो सकता है कि जिस जमाने में लोग टोलियों में रहते थे, बहुत नेचुरल अवस्था में रहते थे, उस जमाने में ऐसे कोई भेद नहीं थे। लेकिन फिर भी ये टोली अवस्था में भी जो लोग ताकतवर थे, टोली नायक बनते थे, वे ज्यादा हिस्सा पाते ही थे हर चीज का। स्त्रियों के भोग का ज्यादा हिस्सा पाते थे, खाने का ज्यादा हिस्सा पाते थे। शिकार कोई भी कर लाए तो भी टोली नायक ज्यादा उसका हिस्सा ले सकता था। तो ये भेद तो पूरे दुनिया में चलता आया है, ये जो भेद है। लेकिन सब एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, इसलिए एक दूसरे के साथ में जीते भी आए हैं। तो इंसान नेचर में जो बलिष्ठ होता है, ताकतवर होता है, वो ज्यादा हिस्सा पाता है। ये नेचर का ही एक हिस्सा है। मानव ये पहला प्राणी है कि इस प्राणी ने अलग ढंग से सोचने की कोशिश की कि भाई ठीक है, नेचर में होता है। मराठी में कहावत है, बड़ी तो कान पिड़ी, जिसके पास ताकत है वो राज करता है। लेकिन इस कहावत को भी उस जमाने में भी थोड़ा अलग स्वरूप देने का प्रयास हुआ, क्योंकि इंसान सोच सकता है, उसके पास इमोशंस है, ये इमोशंस विकसित होती है। इसलिए हर टोली के सदस्य को न्याय मिले, हर टोली के सदस्य को ठीक ढंग से खाना मिले, ये देखना भी इसी में से हुआ है। क्योंकि हर टोली के सदस्य की आवश्यकता है। टोली की स्ट्रेंथ ही ये पूरे टोली की ताकत बनती है। जितनी सदस्य संख्या ज़्यादा रहेगी उतनी ताकत बढ़ेगी। ये उसके पीछे का स्वार्थ होगा। लेकिन तब से ये भेद रहा है। इसके बावजूद जाने अनजाने में एक दूसरे के साथ में जीने का प्रयास होते आया है। जब से सही माने में, तब कोई संपत्ति इकट्ठा कर नहीं रख सकता था। ये टोली अवस्था में क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा जो उपलब्ध है उन साधनों का ज्यादा भोग बलिष्ठ व्यक्ति लेगा, टोली नायक लेगा, इतना ही होता था। लेकिन वो कोई किसी चीज को अपने पास रखने के लिए प्रवृत्त नहीं होता था, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। मरने के बाद में उसको बेटा या बेटी कोई है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं आता था। फिर जब इंसान कृषि व्यवस्था में गया, कृषि करने के लिए नीचे उतरा, तो उसमें से मातृसत्ताक पद्धति पैदा हुई। अब यहां पर पहली बार जब से इंसान कृषि करने लग गया, तब से पहली बार संपत्ति इकट्ठा होनी शुरू हो गई। पहले ज्यादा संपत्ति क्या इकट्ठा होते थे? जानवर के चमड़े, बस बात खत्म। ना फल टिकते थे, ना कुछ अनाज का पता था, तो कोई संपत्ति इकट्ठा नहीं होती थी। जानवर के चमड़ों के अलावा कोई संपत्ति नहीं थी। बार्टर सिस्टम का भी आधार जानवर के चमड़े रहते थे। लेकिन जब कृषि अवस्था में इंसान आया, तो उसके पास में संपत्ति इकट्ठा होने लग गई अनाज के रूप में। फिर बाद में उसने पशु पालने शुरू कर दिए। ये पशुपालन के कारण उसके पास में संपत्ति इकट्ठा होने शुरू हो गई। फिर भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि माता की टोली बहुत विस्तृत रहती थी, नेचुरल थी, उसमें कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं थी। हर माता को पता होता था कि मेरे बच्चे कौन से, बच्चियां कौन सी है, बच्ची बनेगी। लेकिन बच्ची को तो पुरुषों की भी आवश्यकता है, तो कुटुंब व्यवस्था चलते रही। लेकिन उसमें कुछ कुटुंब बड़े कुटुंब होने के बावजूद बड़े होते गए। उसके बाद में जब पितृसत्ताक पद्धति बनी, तब पहली बार संपत्ति इकट्ठा करने को महत्व आया। उसके कारण मेरी जो संपत्ति इकट्ठा होती है वो मेरे ही बच्चों को मिले, इसलिए उसने विवाह संस्था निर्माण की।
फिर भी शुरुआत में ये विवाह संस्था थी, वो केवल राजाओं के लिए थी, टोली नायकों के लिए थी, कुटुंब प्रमुखों के लिए थी। धीरे धीरे ये व्यवस्था नीचे पनपती गई, हर व्यक्ति शादी करने लग गया, और जो शादी कर कर अपनी कुटुंब की निर्मिति करता है वो संपत्ति इकट्ठा करने लग गया। अब ये शुरुआत में बार्टर सिस्टम थी, इसमें संपत्ति इकट्ठा होने को एक मर्यादा थी, ये बात सही है। इतनी अमर्याद संपत्ति वो इकट्ठा नहीं कर पाता था, लेकिन उसी अवस्था में से तो साम्राज्य खड़े होते गए। जो सम्राट बनता था वो क्या करता था, सारी की सारी संपत्ति फिर सोने के रूप में आ गई, इकट्ठा करने शुरू कर दी। शुरुआत में कॉइन्स नहीं थे, लेकिन सोना तो था, अनाज था, जानवर थे, उनको इकट्ठा करना, उनको बेचना, उसके आधार पर ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना, उसके आधार पर सैन्य भर्ती करना, उसके आधार पर बड़ा सैनिक दल खड़ा करना, सैनिक दल बड़ा खड़ा करने के बाद में दूसरों पर अधिक्रमण करना, उनके राज को अपने कब्जे में लेना। तो ये दुनिया भर में चलते आया है। तब ये सम्राट बड़े पैमाने पर अपने पास संपत्ति इकट्ठा करते थे। अब उनमें से कुछ अच्छे सम्राट होते थे जो अपने जनता की देखभाल करते थे, कुछ अच्छे बिल्कुल नहीं होते थे, जनता की देखभाल अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते थे। दोनों प्रकार के लोग हुए। तब भी धीरे धीरे उसमें से चलन शुरू हुआ। फिर चलन शुरू हुआ तो उसमें चलन शुरू हुआ, ये केवल व्यवस्था सुलभ करने के लिए हुआ। शायद सोना था जो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए सोने के आधार पर यह चलन हुआ शुरू, और उसके बाद में उसका रूपांतरण पैसों में हुआ। आपका कहना सही है कि ये पैसों के कारण, मनी के कारण, मनी सिस्टम के कारण बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास में इकट्ठा हो सकती है। लेकिन ये मनी के कारण इकट्ठा होती है, तो मनी इस सिस्टम के कारण इकट्ठा नहीं होती है। ये मनी सिस्टम का जो उपयोग किया जाता है उसके कारण इकट्ठा होती है। और इसीलिए तो 18वीं शताब्दी के बाद में बड़े पैमाने पर इस समानता का विचार पनपते गया। किसी एक के पास इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक की मालिक हो ही नहीं सकती है। इसीलिए कम्युनिस्ट विचारधारा मार्क्स ने, एंगल्स ने रखी सामने, उसके पीछे के सभी आर्थिक कारण लोगों के सामने रखे। उसके आधार पर रशिया निर्माण हुआ। रशिया ने प्रयोग किया समानता एस्टेब्लिश करने का, लेकिन जो उद्देश्य था वो सफल नहीं हो पाया। फिर चाइना ने प्रयोग किया, चाइना ने समानता एस्टेब्लिश करने का प्रयोग किया, काफ़ी सालों तक चला, लेकिन उस प्रयोग को छोड़कर वो फिर कैपिटलिस्टिक यंत्रणा को स्वीकारते गए। यानी हुकुमशाही, उन्होंने हुकुमतंत्र कायम रखा, लेकिन कैपिटलिस्टिक विचारधारा को जाने अनजाने में उन्होंने स्वीकारा। वहाँ पर भी विषमता काफ़ी है। भारत इतनी नहीं होगी शायद, लेकिन थोड़ी कम होगी, लेकिन वहाँ पर भी है। तो ये समानता की दिशा में प्रवास करने का विचार शुरू हुआ। तो मनी के कारण कैपिटल इतना बड़ा एक व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है, जिसको हम कैपिटलिस्टिक तंत्र कहते हैं, पूंजीवी तंत्र कहते हैं। ये बात सही है, लेकिन इसके पीछे मनी ये कारण नहीं है। ये मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, ये तय करने का अधिकार उस सिस्टम का है, उस अर्थव्यवस्था का है। और ये अर्थव्यवस्था कौन सी रहे, ये सरकार डिसाइड करती है। और इसीलिए तो लोकतांत्रिक ढांचा स्वीकारा गया, माना गया, अच्छा है। इसीलिए तो भारत जैसे देश ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकारा कि जिसमें हम सब व्यक्तियों को न्याय देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक समानता लाने की कोशिश करेंगे। उसमें काफ़ी हद तक हम सक्सेस भी हुए थे। आज इतनी डिस्पैरिटी तो थी नहीं, लेकिन 90 के आसपास हमने खुली अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया। खुली अर्थव्यवस्था का स्वीकार करना यानी ओपन पूंजीवाद का स्वीकार करना। हमने हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जो हमारी जिम्मेदारी थी कि सबको न्याय देने की,
कम से कम आर्थिक विषमता कम रखने की वो जिम्मेदारी हमने छोड़ दी। कल्याणकारी स्टेट की कल्पना हमने छोड़ दी। खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारी, यानी खुली पूंजी व्यवस्था हमने स्वीकारी, कैपिटलिस्टिक अवस्था हमने स्वीकारी। और इस कारण इतने बड़े पैमाने पर आपको किसी के पास संपत्ति इकट्ठा होते हुए दिख रही है। इसके अगर हम मनी को आज के जमाने में खर्च नहीं कर, यानी खत्म नहीं कर सकते। वैसे तो हमने मनी के लिए पर्याय ढूंढा ही है। आजकल जो होता है डिजिटल मनी होता है। एक बैंक में हम कहते हैं कि इतने पैसे इसके खाते में डाल दो, पैसा तो इधर से उधर नहीं जाता है, डिजिटली आंकड़े जाते हैं। लेकिन उसका आधार कुछ मनी होता है, रिजर्व बैंक में रखा हुआ मनी होता है, उस बैंक के कैश में पड़ा हुआ मनी होता है, उसके आधार पर ये डिजिटल व्यवहार चलते हैं। यानी हमने मनी का स्वरूप अभी बदल दिया है, लेकिन मूल स्वरूप अभी भी कायम है। तो मनी के कारण कैपिटलिज्म नहीं निर्माण हुआ, अर्थव्यवस्था के कारण कैपिटलिज्म है। कुछ लोगों के पास ज्यादा संपत्ति इकट्ठा हुई है, वो अगर नहीं होनी है तो उनको उस ढंग की अर्थव्यवस्था स्वीकारनी पड़ेगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था हमको स्वीकारनी पड़ेगी, फिर से उस दिशा में हमें जाना पड़ेगा। अब उसकी कुछ खामियां भी है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय देने का प्रयास भी है। यहाँ तो कोई न्याय देने का प्रयास ही नहीं है। कम से कम कंपलसरी जो एजुकेशन था, हर एक को एजुकेशन मिलना चाहिए, हमारा हक है, वो भी सरकार आज छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। कौन उठाए एजुकेशन का झंझट? हमारा काम थोड़ा ही है। प्राइवेट स्कूल निकालेंगे, जो अफोर्ड करेंगे वो सीखेंगे, नहीं तो बाकी के अनपढ़ रहेंगे। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। यानी जो बेसिक आवश्यकता है, आरोग्य की बेसिक आवश्यकता, हाँ, जिनके पास पैसा होगा वो अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट लेंगे, नहीं तो मरेंगे। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो मूलतः मनी के कारण कैपिटलिज्म निर्माण हुआ, ये हमें दिखता है, लेकिन वो सच नहीं है। जिस ढंग की हम अर्थव्यवस्था स्वीकारते हैं उसके आधार पर वो खड़ा है। इसी मनी के आधार पर हम इक्वेलिटी भी ला सकते हैं। मनी ये कोई स्वतंत्र चीज नहीं है, उसका हम उपयोग कैसे करते हैं ये अर्थशास्त्र उस देश का डिसाइड करता है। अब उस देश का अर्थशास्त्र कितना स्वतंत्र है ये बात अलग है, क्योंकि उस पर पूरे दुनिया के अर्थशास्त्र का प्रभाव होता है। हमने हमारे देश की अर्थव्यवस्था बाकी देशों से प्रभावित न हो इस ढंग से कई सालों तक प्रवास किया है। इसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। हमने हमारे देश की इकोनॉमी क्लोज की थी। किसको हमारे देश के अंदर आना है, कितना आने देना है, कितना आने नहीं देना है, ये हम तय करते थे। अब हमने ये छोड़ दिया, तो उसके हमको परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। और ये अगर ऐसी ही सिस्टम रही तो आप जो बोल रहे हो वो और खराब होती जाएगी पोजीशन। आपने कहा 5% लोगों के पास आज पैसे इकट्ठे हैं, कल जाकर 2% लोगों के पास ही पूरे दुनिया की सारी संपत्ति इकट्ठा हो जाएगी। उसी दिशा में ये पूरी दुनिया प्रवास करते जाएगी अगर यही सिस्टम हम अमल में लाते गए तो। अगर इससे हमें कुछ अलग रिजल्ट चाहिए तो हमें अलग अर्थव्यवस्था को स्वीकारना पड़ेगा। तो इसका संबंध, आपने जो सवाल उठाया उसका संबंध मनी सिस्टम से नहीं है, हमारी इकोनॉमी से है, अर्थव्यवस्था से है। नेक्स्ट। महाराष्ट्र में जो आज सत्ता बनी उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आगे क्या होने की संभावना आपको लगती है? सुरेश कुमार एडवोकेट, इसमें जो राज्यपाल का रोल है उसको लेके नेक्स्ट सवाल है, तो वो अलग है। एडवोकेट सुरेश कुमार ने सवाल पूछा है कि आज जो व्यवस्था महाराष्ट्र में निर्माण हुई है, राज्य व्यवस्था, उसके बारे में आपका क्या मत है? आज सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार जो कल तक राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधिमंडल पक्ष नेता रहे हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुबह सुबह चुपके में अंधेरे में सब किया गया।
सुबह सुबह दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हो गई। कैबिनेट की बैठक ने तुरंत मंजूरी दे दी कि राष्ट्रपति शासन हटाया जाए और नई सरकार बनाई जाए। और चुपके से, किसी को पता नहीं था, पत्रकारों को भी पता नहीं था, चुपके से नई सरकार की शपथ विधि हुई। उसमें से शपथ विधि होने के पहले पूरे सारे सदन के एमएलएस का शपथ विधि पूरा होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। कुछ ही इन्हें गिने एमएलए का शपथ विधि हुआ और उसके आधार पर सरकार गठित हुई। ये सब गुप्त ज्ञान की बातें हैं। यानी महाराष्ट्र जैसे प्रांत में, इतने प्रगत प्रांत में इस ढंग की घटना हो सकती है, ये अगर पहले मुझे कोई कहता तो मैं विश्वास नहीं रख पाता। इतनी आश्चर्यजनक ये घटना हुई है। यानी चोरी छुपी डकैती की जाती है, उस ढंग से ये डकैती हुई है। इसको डकैती के अलावा दूसरा कोई भी उल्लेख, वाक्य प्रयोग, उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अरे भाई, जनता ने चुन के दिया है, खुलेआम चुन के दिया है, खुलेआम एमएलएस बने हैं, खुलेआम सब चीजें होनी चाहिए ना। चुपके से ये सब कुछ होता है। अब ये सरकार टिकने वाली है क्या? जो कुछ 11 एमएलएस अजीत पवार जी के साथ में गए थे, उनमें से 3 एमएलएस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कि हमको पता ही नहीं था। अजीत पवार जी हमारे नेता है, विधिमंडल पक्ष के प्रमुख हैं, उन्होंने हमको बुलाया, सीधा राजभवन ले गए। तब तक हमें पता ही नहीं था कि ये क्या चल रहा है, और इसलिए हम अभी अब वापिस आ गए। यानी आपने जो सवाल पूछा, तब तक मैंने जो कुछ सुना था, तब तक 8 एमएलएस ऑलरेडी वापिस आ चुके हैं 11 में से। 3 का पता दी, उसमें मुंडे भी वापिस आ गए, मीटिंग में शामिल हो गए। अजीत पवार का क्या हुआ मुझे पता नहीं, उसके पहले अपना कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो इस स्थिति में यह सरकार का क्या होगा? सबसे मुझे बुरा लगता है वो अजीत पवार के बारे में। मैं अजीत पवार जी को बहुत नजदीक से देखा हूं। जादू टोना विरोधी कानून के कारण उनके साथ में मेरे संबंध गए, 15 सालों से आते गए। इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, वैचारिक दृष्टि से इतना सुलझा हुआ शासक, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत ताकत हो, बहुत डिसिप्लिन है और अलग अलग विषयों की उत्तम समझ भी हो, ऐसे बहुत कम शासक व्यक्ति होते हैं। शब्द के बहुत पक्के। एक बार उन्होंने अगर कह दिया हां तो उसका मतलब हां, ना बोला तो ना। फिर आप पटाते रहो, शायद उनको पट गया और उनको लगा तो अपना ना वो बदलेंगे, लेकिन हां कभी बदलेंगे नहीं। ऐसे अजीत पवार को मैं जानता था। उनके बारे में जो भी कहा जाता है, जो भी बोला जाता है, वो मैं सुनते रहता हूं। लेकिन इतना अच्छा शासक महाराष्ट्र शासन में चाहिए, ये मेरी खुद की बहुत इच्छा थी। देवेंद्र फडणवीस जी को भी मैं जानता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे खुद शब्द दिया था कि ये जादू टोना विरोधी कानून का प्रचार प्रसार हम बहुत ताकत से करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। उन पर कोई दबाव नहीं था। मैं और उमेश चौबे जैसे व्यक्ति, जो उनके पिताजी के बहुत ही करीबी मित्र रहे हैं, मैं भी उनके पिताजी का मित्र रहा हूं, लेकिन इतना करीबी नहीं जितना हमारे उमेश बाबू चौबे, जो हमारे कार्याध्यक्ष थे मेरे संगठन के, आज नहीं रहे दुनिया में। हम दोनों केवल अकेले उनसे मिल रहे थे, वहां कोई नहीं था जिनके सामने उनको कुछ बताना था। तब उन्होंने बिल्कुल निसंदिग्ध शब्दों में कहा था कि नहीं, हमें ताकत से काम करना है, बिल्कुल ताकत से काम करेंगे। इस काम के लिए सरकार की ओर से मैं 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दूंगा। यानी सरकार में ही रहेंगे लेकिन इस काम के लिए उपलब्ध होंगे, क्योंकि मैं तो सामाजिक न्याय विभाग की ओर से ही ये काम करना चाहता था, मेरे संगठन को पैसे लेना नहीं चाहता था। ये बात मैंने पहले ही साफ कह दी थी और पहले भी नहीं लिए थे। तो इतना चुन कर आने के बाद में पहला ही अधिवेशन हो रहा है और तब ये व्यक्ति मुझसे कह रहे हैं, और बाद में बिल्कुल 5 साल तक उन्होंने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। अब उन पर कोई दबाव था नहीं था। वैसे तो जिस ढंग का शासन चलता रहा महाराष्ट्र में, उसमें तो अंतिम शब्द सब कुछ देवेंद्र फडणवीस जी का ही चलता था।
बाकी मंत्रियों को इतने अधिकार नहीं थे जो कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के मंत्रियों को अधिकार होते थे। मंत्री खुद के निर्णय लेते थे, फिर बाद में मुख्यमंत्री जी की सम्मति लेते थे, और मुख्यमंत्री भी अपने प्रतिष्ठा का विषय न बनाते हुए उनको सम्मति देता था। यहां बिल्कुल उल्टा था, कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसी मंत्री के पास में नहीं था। इतने अधिकार जिस व्यक्ति के पास में है, उस व्यक्ति ने जो मुझे और बाबूजी जैसे व्यक्ति को शब्द दिया था, वचन ये शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, वो उन्होंने अमल में नहीं लाया। इसके एकदम विपरीत अजित पवार जी का व्यक्तित्व था। अजित पवार जी की ओर से मुझे बहुत बड़ी आशा थी, और आज जो उन्होंने निर्णय लिया वो उनके जीवन का सबसे बुरा और गलत निर्णय है। उन्होंने अपना इतना सुनहरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर डाला है। कल जाकर यानी शरद पवार जी ने उन्हें माफ किया, उनके सब साथियों ने उन्हें माफ किया, फिर भी पहले जैसी प्रतिष्ठा उनको मिलना असंभव है। पहले जो पोजीशन महाराष्ट्र में उनकी थी वो रहना असंभव है। आज तक ऐसा काम महाराष्ट्र में किसी ने नहीं किया। शरद पवार जी के बारे में कहा जाता है कि पुलोद मंत्रिमंडल जब उन्होंने निर्माण किया था तब उन्होंने ऐसा काम किया था, लेकिन तब भी इतना छुप कर ये काम नहीं हुआ था। शरद पवार तब वसंत दादा पाटिल से अलग हो रहे हैं, वो अलग ढंग से अपना कुछ करना चाहते हैं, ये सबको पता था। इतना छुप कर, जिसको पीठ में खंजीर डालना कहते हैं, इस ढंग से ये काम नहीं हुआ था। अजित पवार जी ने ये निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया? हालांकि नए मंत्रिमंडल में वो उप मुख्यमंत्री रहने वाले थे। उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री रहने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा योगदान देते। उस कारण उद्धव जी ठाकरे की सरकार भी बहुत अच्छे ढंग से चलने के लिए मदद होती। और देवेंद्र फडणवीस के राज में जो अधिकार कभी किसी मंत्री को नहीं मिला, क्योंकि अर्थ मंत्री को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, उनकी अवस्था क्या थी ये मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। वो मुझसे बोलते वक्त क्या कहते थे ये मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। किसी मंत्री को कोई अधिकार नहीं थे, और ऐसी अवस्था में काम करने की आदत अजित पवार जी को थी नहीं, है नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में कैसे काम कर पाते, ये मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क। जो भी निर्णय हुआ देवेंद्र का तो ठीक है, देवेंद्र जी ने प्रयास करना ठीक है कि भाई मैं जो मुख्यमंत्री बनना है, मैंने कहा था मैं फिर आऊँगा, इसलिए आने के लिए कुछ भी करने का प्रयास करना ठीक है, उन्होंने किया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बलि अजित पवार जी का गया, और इसे मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर व्यक्ति, इतना सुलझा हुआ, विचार करने की क्षमता रखने वाला, शब्द का पक्का व्यक्ति, वचन का पक्का व्यक्ति, इस ढंग से कैसा बरगलाया गया। अपने ही चाचा के पीठ में खंजीर डालने की कैसे हिम्मत की। उस कारण उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म किया, ऐसी मेरी मान्यता है। जो प्रतिष्ठा उनको पहले थी वो प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त होना बहुत कठिन है। शरद पवार जी के एक गलती के कारण, ये पुलोद के प्रयोग के एक गलती के कारण उनके जीवन का बहुत नुकसान हुआ। शरद पवार जी की जितनी क्षमता है, मैं जानता हूं, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, शरद पवार जी के स्टेचर का कोई भी पॉलिटिकल लीडर हमारे देश में आज तक नहीं है। इतनी क्षमताओं वाला कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वे अपवाद हैं। लेकिन उनकी जितनी क्षमता है उतना उनको जिंदगी में क्रेडिट भी मिला नहीं और मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने पहला वो पुलोद मंत्रिमंडल का प्रयोग किया, फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए, फिर कांग्रेस से अलग हो गए। जो भी कारण थे, कारण जायज हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते तो वो देश को बहुत अच्छी दिशा देने में सक्षम अवस्था में रहते, प्रधानमंत्री कब के बन चुके होते। तो उनकी एक गलती, वसंत दादा को छोड़कर जिस ढंग से उन्होंने सरकार बनाई, वो गलती उनको जिंदगी भर भुगतनी पड़ी। वो भी उन्होंने बहुत छुप छाप के नहीं किया था, काफ़ी लोगों को मालूम होते हुए किया था। ये तो अजित पवार जी ने जो किया वो बहुत ही भयानक है।
उनके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। रहा सवाल इस सरकार का, ये सरकार तो टिकने वाली है नहीं। उल्टा इसका परिणाम ऐसा हुआ कि अभी बाकी तीनों जो पार्टीज़ है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और उसी के साथ में शिवसेना है, ये और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और ये सरकार गिरेगी और नई सरकार उद्धव जी ठाकरे जी की बनेगी और वो 5 साल तक बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। क्योंकि अभी सबसे बड़ी क्या हो सकती है गलती, ये ध्यान में आ गई है। ये गलती अब बाकी लोग होने देने के लिए कभी गुंजाइश रखेंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। रहा सवाल इसमें, अजित पवार जी ने तो अपने पैरों पर बड़े पैमाने पर कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी नहीं मारी, दोनों पैर अपने काट डाले हैं। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, तो देवेंद्र फडणवीस ने अपनी नाक काट डाली है, अपनी रही सही प्रतिष्ठा को गंवा दिया है। यानी किसी भी स्तर तक ये आदमी जा सकता है, ये इस कृति से उन्होंने सिद्ध किया, जो कि उनके प्रतिमा के साथ में मेल नहीं खाता है। थोड़ी बहुत अच्छी इज्जत बची थी, ठीक है भाई, चुन के आए हैं, लेकिन शिवसेना साथ में नहीं आ रही है, इसलिए सरकार नहीं बना पा रहे हैं। ये अगर ग्लैडली स्वीकार थे, विरोधी पक्ष नेता कर कर बहुत ताकत से काम करते, तो उनके पॉलिटिकल करियर में 4 चांद लग जाते। लेकिन उन्होंने अपने ही पॉलिटिकल करियर की नाक काट डाली है। ये सरकार तो टिकने वाली नहीं है, कि बहुमत सिद्ध होने वाला नहीं है, ये सभी को दिखाई देता है। नेक्स्ट, क्या किसी राज्य के राज्यपाल किसी एक पार्टी के पक्ष में फैसले ले सकते हैं, और अगर वो भेदभाव वाले फैसले ले तो क्या उन पर कोई संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है? रवि चौहान, नवापुर। रवि चौहान, नवापुर। नवापुर, इन्होंने सवाल पूछा है कि कोई भी राज्यपाल इस ढंग से एक पार्टी के हित में इस ढंग के फैसले ले सकते हैं, और इस ढंग के अगर कोई पार्टी के हित में फैसले ले, भेदभाव वाले फैसले ले, तो उन पर कोई एक्शन हो सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है कि राज्यपाल पर कोई एक्शन नहीं हो सकती है। राज्यपाल ये राष्ट्रपति के अंडर आते हैं, राष्ट्रपति ही उन पर कोई एक्शन ले सकते हैं, और यहाँ राष्ट्रपति ने कोई एक्शन लेने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ये सब एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। नहीं तो इतनी सुबह किसी को कल्पना नहीं है, आज नहीं तो कल ये 3 पार्टियां राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने के लिए गुजारिश करने वाली है। ये वातावरण पूरे भारत के सारे टीवी कवर कर रहे हैं, मोदी मीडिया भी कवर कर रहा है। ये क्या राज्यपाल को पता नहीं? ये 3 पार्टियां, उसके गणित क्या बैठते हैं इसका पता नहीं है। ये सब चीजों का पता है। इतना ही नहीं तो इतने सुबह एक कैबिनेट बैठक होती है, हमारे प्रधानमंत्री किस ढंग से कदम उठा रहे हैं, मैं ना खाऊंगा, किसी को ना खाने दूंगा, अच्छे ढंग से ये शासन चलाऊंगा। ये अच्छे ढंग से शासन चला रहा है। किसी को कल्पना न देते हुए आप आउट ऑफ वे जाते हो, फटाक से, जैसे कोई अभी सर्जिकल स्ट्राइक करना है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, उस ढंग से इतनी सुबह कैबिनेट की मीटिंग लेते हो, उसमें निर्णय तय करते हो, और इधर 8 बजे, 8:30 बजे आप एकदम से मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाते हो। अरे भाई, मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाने के पहले कम से कम एमएलएस की तो शपथ होनी चाहिए, वो भी नहीं होती है। ये सब के सब कृत्य जो राज्यपाल ने किए, ये सारे के सारे भेदभावपूर्ण कृत्य हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन दूसरा नहीं ले सकता है। लेकिन राज्यपाल के निर्णय कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं, और राज्यपाल के निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गए तो सुप्रीम कोर्ट वो निर्णयों को बदल सकता है। राज्यपाल के बर्ताव के बारे में कोई स्ट्रिक्चर्स पास कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को कोई शिक्षा देने का अधिकार कोर्ट को नहीं है, वो केवल राष्ट्रपति को है। अब इसमें कोर्ट राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन के जो तज्ञ होंगे वही उसके बारे में कुछ कह पाएंगे।
लेकिन राज्यपाल ने जो व्यवहार किया है महाराष्ट्र में, ये राज्यपाल इस पद के लिए बिल्कुल ही शोभादायक नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति नीचे स्तर तक गिरकर जो काम कर सकता है उस ढंग का काम राज्यपाल जैसे एक बड़े पद के व्यक्ति ने किया है। राज्यपाल के पद की गरिमा उन्होंने मिट्टी में मिलाई है। और ये इस ढंग के लोग अगर राज्यपाल बनते गए तो इस देश का बहुत कठिन है। अब प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहे? प्रधानमंत्री को इतना समझता नहीं है कि अपने साथ में आंकड़ा नहीं है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए इतना सपोर्ट उनको क्यों दे? आउट ऑफ वे जाकर कैबिनेट की बैठक ले, निर्णय ले, ये सब क्यों करे? ये क्या प्रधानमंत्री जी को समझता नहीं है? लेकिन इतने भूखे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता चाहिए, तो भाई महाराष्ट्र में सत्ता चाहिए तो पहले शिवसेना को क्यों नहीं अच्छे ढंग से हैंडल किया? खुद प्रधानमंत्री जी आते, उद्धव जी से बात करते, बात खत्म हो जाती। उनका क्या कहना था समझ लेते, शाह जी ने उनको क्या कहा था वो समझ लेते, बात खत्म हो जाती। तब तो बड़े अटक के रहेंगे कि हमारे बिन इनका चलता नहीं है। 5 साल तक तो उनका बहुत ह्यूमिलेशन करते रहे, ठीक ढंग से उनके साथ में बर्ताव नहीं किया, उनको सम्मान नहीं दिया, और फिर अभी इस हद तक हम गिर गए। तो ये सभी बातें बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत लांछन वाली ये बात है। राष्ट्रपति के लिए तो बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति का कोई, यहाँ के आज के राष्ट्रपति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। और राज्यपाल ने तो एक निचले दर्जे का पॉलिटिशियन जिस ढंग का काम करता है उस ढंग का काम किया है। और मुझे सबसे बड़ी दया आती है हमारे मुख्यमंत्री जी की, कि उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा पूरी तरह से 12 बजा दिया है, अपनी नाक खुद काट ली है। नेक्स्ट, आज अगर सावरकर जी होते तो वो कौन सी पार्टी का समर्थन करते? अभय कथले। अभय कथले इन्होंने सवाल उठाया है कि आज अगर सावरकर जी होते तो वो कौन से पार्टी का समर्थन करते। आपके जानकारी के लिए मैं कह दूं कि सावरकर जी की पार्टी स्वतंत्र थी, लेकिन उन्होंने कई बार कांग्रेस का हमने समर्थन करना चाहिए ऐसा केवल कहा नहीं है, उस ढंग के एक्शंस अपने जीवन में लिए। वो अपने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानते थे। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए ऐसा मानते थे। सब लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को न्याय मिलना चाहिए ऐसा मानने वाले वैसे में वे थे। इसलिए आज के समय में वे किस पार्टी का समर्थन करते हैं? जो पार्टियां पूरे महाराष्ट्र का हित साधने में अच्छा काम करेगी उनका वो समर्थन करते हैं। केवल हिंदुत्व हिंदुत्व नाम लेकर अंधविश्वास बढ़ाने वाली पार्टी का समर्थन वो करने के झंझट में नहीं पड़ते। हाँ, अगर बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है ऐसा उनको लगता है, महाराष्ट्र के लोगों का हित साधने में बीजेपी सफल हुई है ऐसा उनको लगता तो शायद वो बीजेपी का समर्थन करते। उनको अगर ऐसा लगता कि बीजेपी इस ढंग से महाराष्ट्र के जनता का हित नहीं साध रही है, यहाँ के किसानों का हित नहीं साध रही है, यहाँ के सामान्य जनों का हित नहीं साध रही है, उनको न्याय नहीं दे रही है, उल्टा अंधविश्वास बढ़ाने का काम कर रही है। एक जो बाबा सरकारी नौकरी में करप्शन करते हुए पकड़ा गया, सरकार ने उसको अपने नौकरी से बर्खास्त किया, वो कल जाकर बाबा बनता है। उस बाबा के एक प्रोग्राम में हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जाते हैं और वे वहां उस बाबा के सामने कहते हैं कि राज्य सत्ता को धर्म सत्ता के अधीन रहकर काम करना चाहिए, धर्म सत्ता का सलाह लेना चाहिए। किसकी सलाह लेनी चाहिए? जो भ्रष्टाचार करते करते सरकारी यंत्रणा में पकड़ा गया, इस कारण जिसको बर्खास्त किया गया, ऐसे आदमी का सलाह लेना चाहिए।
इस ढंग के सरकार का, इस ढंग के सरकार के मुखिया का और इस ढंग के विचारधारा का वो कभी समर्थन नहीं करते। इसलिए आज के स्थिति में देखते हुए वो कोई भी बायस निर्णय अपने जीवन में नहीं लेते। वे हमेशा बहुत तार्किक बुद्धि से विचार कर कर ही हर निर्णय लेते थे। उन्होंने हिंदुत्व शब्द का उपयोग भी बहुत तार्किक तरीके से उपयोग में लाया है। हिंदुत्व मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए तो मैंने पूरी सीरीज ही इसी नाम से रखी, हिंदुत्व या विज्ञानवादी। कौन है सावरकर जी? वो पहले विज्ञानवादी है और विज्ञानवाद के साथ में वो हिंदुत्व को जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे विचार करने वाले व्यक्ति जो महाराष्ट्र के किसानों का और सब लोगों का हित साधने वाली जो सरकार बनेगी उसी का समर्थन करते। इतना तो मैं डेफिनेटली कह देता हूं। नेक्स्ट, मैं एक शिक्षक हूँ और किसान भी हूँ। मेरे गांव में चर्चा होती रहती है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। उससे मेरा परिवार जो प्रतिष्ठित परिवार है उससे उनके या मेरे सम्मान में फर्क पड़ रहा है ऐसा लगता है, तो मैं क्या करूँ? अमर सिंह चंदेला, नैनपुर, मध्य प्रदेश। अमर सिंह चंदेला। अमर सिंह चंदेला, नयनपुर, मध्य प्रदेश। इनका सवाल ऐसा है कि मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूं, मैं किसान हूं, शिक्षक हूं। मेरे परिवार की जो प्रतिष्ठा है मैं भगवान को नहीं मानता हूं, इसलिए वो कम हो रही है ऐसा मैं देख रहा हूं, तो मैंने क्या करना चाहिए? ये देखिए, आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो इसके आधार पर आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। और किसी व्यक्ति के एक दिन में प्रतिष्ठा बनती नहीं और खत्म नहीं होती है। यह हमेशा आपने याद रखना चाहिए। ये जो प्रतिष्ठा नाम की चीज है ये पहले काल्पनिक होती है, ये भी आपने ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में किसी व्यक्ति के बारे में कोई बुरा बोलेगा तो मेरी प्रतिष्ठा गई, मुझ पर कोई टीका करेगा, आलोचना करेगा तो मेरी प्रतिष्ठा गई, ऐसा जो लोग मानते हैं उसको कोई भी आधार नहीं होता है। क्योंकि हमारे समाज में दूसरों के प्रति हमेशा बुरा बोलने की लोगों की आदत होती है। हर व्यक्ति के बारे में कम ज्यादा लोग बोलते रहते हैं, उस तरफ हमने ध्यान नहीं देना चाहिए। ना हमारी प्रतिष्ठा जाती है, ना हमारी प्रतिष्ठा इस कारण आती है। अगर किसी व्यक्ति ने मंदिर में जाकर पूजा की इस कारण उसकी प्रतिष्ठा बनती है, तो ऐसी भौंडी प्रतिष्ठा को हमने बिल्कुल महत्व नहीं देना चाहिए। इसी के आधार पर तो ये सब ढोंग पनपता है और ये ढोंग हमारे समाज में चल रहा है अभी तक। तो इस ढोंग का हमने समर्थन नहीं करना चाहिए। रहा सवाल हमारा व्यवहार लोगों के साथ में कितना मानवतापूर्ण है, कितना अच्छा है, कितना ठीक है, हमने अपना कर्तव्य करते जाना चाहिए। लोग भगवान को मानने वाले हैं, उनके साथ भी हम मानवतापूर्व व्यवहार करते हैं, उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, उनको हम हमेशा टीकापात्र नहीं बनाते हैं, उनकी हमेशा हम आलोचना नहीं करते हैं, उनके साथ में भी हम अच्छे संबंध रखते हैं। ये अगर हमारा व्यवहार हम कायम रखेंगे तो धीरे धीरे लोग हमें नवे विचारों के साथ उतने ही अच्छे ढंग से एक्सेप्ट करते जाएंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, आपकी प्रतिष्ठा, आपके इमेज एक दिन में बनती नहीं और एक दिन में बिगड़ती नहीं। बिगड़ी हुई इमेज अगर गलत कारणों से बिगड़ी है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो वो सुधर जाती है बाद में। अगर अच्छे काम आप करते जाओ तो भी वो इमेज जिंदगी भर टिकती नहीं है। ये कंटिन्यूएशन में जो आप करते हो उसका ही लोगों पर असर होता है। इसलिए अपना विचार अपने साथ रखिए, उसके साथ में प्रामाणिक रहिए और एक मानवतापूर्व व्यवहार लोगों के साथ में करते रहिए। लोग धीरे धीरे ये प्रतिष्ठा को आप बिल्कुल महत्व मत दीजिए। लोग धीरे धीरे आपको सही इंसान कर कर स्वीकारते जाइए। नहीं तो मेरे साथ में जो काम करते आए हुए लड़के लड़कियां हैं जो आज अपनी अपनी जगह बड़े बड़े स्थानों पर हैं, उनकी भी यही अवस्था होती ना। शुरुआत में घर में भी गालियां उनको मिलती थी, लेकिन आज उन्हीं लड़के लड़कियों को बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। गांव में कई लोग होते हैं, सब लोग सबको नहीं पहचानते, लेकिन इनको सब पूरा का पूरा गांव पहचानता है, पूरा गांव जानता है, सम्मान देता है।
चाहे उस काम सब विचार नहीं मानते हैं, स्वीकारते नहीं है, लेकिन सम्मान तो देते हैं। ये परिस्थिति तो डेफिनेटली निर्माण हुई है। तो इसलिए आप कंटिन्यूएशन में क्या करते हो उसका लोगों पर असर होता है। तो मैं दो ही बात कहूँगा कि आपके जो विचार है वो विचारों के साथ में आप जिए, बिल्कुल खुले तौर पर जिए, कोई छुपा कर रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका प्रदर्शन करने की भी आवश्यकता नहीं है। और लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करते रहिए, अपना कर्तव्य ठीक ढंग से करते रहिए, लोगों के अलग विचारों का भी आदर करते रहिए। लोग बिल्कुल आपको एक स्वतंत्र इंसान कर स्वीकारेंगे और उतनी ही प्रतिष्ठा और इज्जत देंगे जो आज से भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट। प्रश्न पाहून ठेवत जा आधीच। राजू दीक्षित जी का ऐसा कहना था कि भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है अंग्रेजों वाली व्यवस्था, अंग्रेजी कानून जो अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में बने रहे, ये भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। इस पे आपके क्या विचार है? माधव ध्रुवे इनका सवाल ऐसा है कि राजू दीक्षित ने ऐसा कहा था कि इस देश में जो भ्रष्टाचार है वो अंग्रेजी कानून के कारण है। ये कानून के कारण ही इस देश में भ्रष्टाचार पनपा है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? अब ये आपने राजू दीक्षित का नाम लेकर ये सवाल पूछा है, इसलिए बड़ी दिक्कत है। भाई, राजू दीक्षित का और कोई भी तार्किक विचारों का कोई संबंध है क्या? वो उनके मन में जो आता है वो बक देते हैं। भारत में पहले से भ्रष्टाचार चलते आया है। उल्टा जो पुराने जमाने के लोग हैं वो कहेंगे कि जब ब्रिटिश इस देश में थे तब भ्रष्टाचार का प्रमाण बहुत कम था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में पहले से भ्रष्टाचार चलते आया है। उल्टा जो लोग ब्रिटिश जमाने में जी रहे थे, जो भी 100 साल ब्रिटिशों का राज भारत में ठीक ढंग से रहा, गवर्नमेंट रहा, उस 100 सालों में जीने वाले कई भारतीय लोग कहते हैं कि ब्रिटिश के जमानों में भ्रष्टाचार बहुत कम था। ब्रिटिश जाने के बाद में भारत में भ्रष्टाचार बहुत पनपा। भ्रष्टाचार ये हमेशा हमारे कल्चर का हिस्सा होता है और हमारे कल्चर में भ्रष्टाचार के लिए पहले से बहुत जगह है, बहुत जगह है। हम शुरुआत ही भगवान से भ्रष्टाचार करने से करते हैं। 5 रुपए के पेड़े चढ़ाएंगे और बड़ा सा बड़ा काम हो ये अपेक्षा रखेंगे। जो लोग भगवान के साथ में सौदा करना शुरू करते हैं कि हे भगवान, मैं अगर ये कोर्ट की केस का निर्णय मेरी तरफ लग गया तो मैं तुझे सोने का हार चढ़ाऊंगा या फिर सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, यानी मेरे 1 करोड़ का फायदा हुआ तो मैं 1 लाख रुपए लिए खर्चा करूंगा। अब ये सौदेबाजी करना अगर हमारे धार्मिक विश्वास का एक अभिन्न हिस्सा है, मैं अभिन्न हिस्सा कहता हूं, बचपन से हमको ये बातें सिखाई जाती है। मंदिर में जाने का, 5,000 रुपए की पूजा करने का इतना पुण्य मिलेगा और हमारा भला होगा, धन संपत्ति हमारे घर में आएगी। 10,000 की पूजा करेगी तो और ज्यादा संपत्ति हमें मिलेगी। ये जहां आश्वासन दिया जाता है वो पुजारी के द्वारा, जो भगवान का प्रतिनिधि है, तो ये हमारे सांस्कृतिक संस्कारों में ही भ्रष्टाचार है। अब ये भ्रष्टाचार हमारे मूल तत्व ज्ञान में नहीं था, फिर कहां से आया? ये जो यंत्रणा है पुरोहितों की, जब इस यंत्रणा के पुरोहितों के स्वार्थ इस धर्म व्यवस्था में निर्माण हुए तो उन्होंने अपने फायदे के लिए इसका उपयोग करना शुरू किया। पहले पाप क्षालन की प्रक्रिया जो थी बहुत अच्छी प्रक्रिया थी कि भाई मेरे जिंदगी में कोई गलती हो गई है, मैं उसको मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, वो गलती फिर से मेरे जीवन में नहीं करूंगा, इसलिए पाप की कबूली देना और अब से ये जो मेरे पाप किए वो मैंने अभी धो डाले, इसके बाद में मैं कोई पाप नहीं करूंगा, ये मानना, ये कन्फेशन की जो प्रक्रिया है,
जो भारतीय परंपरा में भी थी, बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। लेकिन उसको हमने कैसा पलट दिया? कोई भी पाप करो, कोई भी भ्रष्टाचार करो, उसके एवज में भगवान को दान दे दो, ब्राह्मण को दान दे दो, गंगा में एक डुबकी लगाओ, पाप से मुक्ति। फिर से दोबारा पाप करने के लिए तैयार। इतने इजीली जहां पाप से मुक्ति मिलती है, पैसे देकर पाप की मुक्ति मिलती है, पैसे देकर भगवान प्रसन्न होता है, पैसे देकर भगवान आप पर करता है, तो पैसे देकर हम दूसरे व्यक्ति से काम क्यों नहीं करवा लेंगे? भ्रष्टाचार हमारे कल्चराइजेशन का हिस्सा है, ये हमने सबसे पहले समझ लेना चाहिए। जिसको राजीव दीक्षित कहते थे, हमारी सनातन परंपरा, ये सनातन परंपरा में ही भ्रष्टाचार की जड़ें हैं। ये समझने के लिए साइकोलॉजी का अभ्यास लगता है, और अभ्यास से और राजीव दीक्षित का कोई संबंध तो है नहीं। मुंह में आया वो बक दिए। इसलिए उनके कोई भी कथन को आप बिल्कुल महत्व मत दो। हर कथन को जांच परख लो, इसकी बहुत आवश्यकता है। भ्रष्टाचार केवल अर्थव्यवस्था से निर्माण नहीं होता है। भ्रष्टाचार उस समाज के कल्चराइजेशन का हिस्सा होता है। अर्थव्यवस्था में वो प्रकट होता है। भ्रष्टाचार अलग अलग स्वरूप का होता है, आर्थिक होता है, सामाजिक होता है, मानसिक होता है। और हमारे कल्चराइजेशन में सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को हमने काफी जगह दी है, और ये सबसे बड़ी अड़चन है। भ्रष्टाचार अगर हमको रोकना होगा तो सभी स्तर पर हमें लड़ाई देनी होगी। ये जो हमारे कल्चराइजेशन में भ्रष्टाचार के लिए जगह है, उसको भी हमें रोकना होगा, उसमें भी हमें बदलाव लाना होगा। तो फिर आर्थिक और सभी क्षेत्र का भ्रष्टाचार आगे चलकर खत्म हो पाएगा। मुझे लगता है इस विषय पर मैंने कई बार बोला है। अभी जो इस सवाल के जवाब में जितना आवश्यक था उतने बेसिक्स मैंने आपके सामने रख दिए। नेक्स्ट। राजीव दीक्षित जी 2014 के चुनाव में पतंजलि के नेटवर्क की मदद से 400 ईमानदार सांसद सदस्यों को संसद में भेजकर घोटालों की व्यवस्था खत्म करना चाहते थे, ताकि ऐसा ना हो। क्या ये हो सकता था? आपकी ऐसी कोई योजना है? माधव धुर्वे इन्होंने सवाल पूछा कि राजीव दीक्षित 2014 में पतंजल यानी बाबा रामदेव की मदद से 400 एमपीज खड़ा करना चाहते थे और उनके जरिए पूरा भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते थे। क्या ये संभव है और आपकी कोई ऐसी योजना है? भाई, जब ये राजीव दीक्षित बहुत बच्चे थे उस जमाने में मैंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया है और काफ़ी बड़े हिस्से का नेतृत्व भी किया है। जयप्रकाश आंदोलन इस देश का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन रहा। आज तक उतना बड़ा आंदोलन हुआ नहीं। उस आंदोलन के जरिए पूरे देश का भ्रष्टाचार खत्म होगा ऐसा हमको लग रहा था। पहली बार कांग्रेस की सत्ता उस कारण गई, उस आंदोलन के कारण गई। बाद में इमरजेंसी आई, इमरजेंसी के बाद में चुनाव आए, बाद में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और जनता पार्टी के गवर्नमेंट में ये भ्रष्टाचार खत्म होगा ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे यानी सभी हम जयप्रकाश नारायण के जो भी बच्चे लोग थे उनको लग रहा था। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, सरकार भी ठीक ढंग से चल नहीं पाई। हाँ, उसके कारण सरकार का, पूरे देश के सरकार का एक स्वरूप बदला। अलग अलग नेता प्रांतों में खड़े हो गए, जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ऐसे नेता अलग अलग प्रांतों में खड़े हो गए। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। आगे चलकर तो लालू प्रसाद यादव जिस आंदोलन के एक वो हिस्सेदार थे, वही भ्रष्टाचार का एक सिंबल बन गए। भ्रष्टाचार इस ढंग से खत्म नहीं होता है।
अभी पतंजल के माध्यम से यानी बाबा रामदेव के माध्यम से 400 एमपीज खड़े करे, वो चुन के आए और वो चुन के आएंगे ऐसा उनको लगता था। तो उनको पॉलिटिक्स की बहुत कम जानकारी है, शायद कभी पॉलिटिक्स उन्होंने नज़दीक से देखा भी नहीं है। मैंने पॉलिटिक्स बहुत नज़दीक से देखा है, खुद चुनाव नहीं लड़ा है लेकिन चुनाव के बहुत प्रचार किए, कई सालों तक किए। पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं होता है, और ये पॉलिटिक्स ही तो भ्रष्टाचार की शुरुआत है, ऐसा जयप्रकाश नारायण मानते थे। इसलिए चुनाव में ही लोगों से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसे सुधार इस देश में होने चाहिए, ऐसा उनकी मान्यता थी, ताकि किसी पॉलिटिशियन को बाद में किसी का फायदा कर देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े और भ्रष्टाचार नहीं करना पड़े। लेकिन ये इस ढंग का स्वप्न पाल कर कि 400 एमपीज मैं खड़ा करूँ, वो चुन के आएंगे और फिर भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ऐसा कोई सपना मैं रखता नहीं हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। मैंने देखा कि ये बहुत आदर्श कल्पनाएं हैं, बहुत अच्छी कल्पनाएं हैं, लेकिन इसको अमल में लाना बहुत कठिन है। तो जो काम मेरे जीवन में मुझे दिखे ऐसा काम मैं करूं, और इसलिए मैंने अंधविश्वास के खिलाफ की लड़ाई का काम चुना। जब मैंने ये काम की शुरुआत की तो पूरे महाराष्ट्र में या फिर शायद भारत में भी कोई भी कॉन्फिडेंटली कहता नहीं था कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, मंत्र तंत्र नहीं होता है, ज्योतिष झूठा है। आज ऐसा कहने वाले लाखों लोग तैयार हुए, हर गांव में एक आधा लड़का मिल जाता है जो कॉन्फिडेंटली ये बात कहता है। इतना अचीव गए 35 सालों में किया, लाखों लोग बदले। मेरे लिए ये दिखने वाला अचीवमेंट है, और ये प्रबोधन होने के बावजूद, यानी इसको ऐसा कोई यार्डस्टिक लगाकर हम जांच नहीं सकते, इसके बावजूद इसके परिणाम दिख रहे हैं। तो ऐसे काम में मैंने अपने आगे की ज़िंदगी लगा दी। मुझे कई लोग कहते थे कि आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करेंगे तो आप पर लोगों का विश्वास है, उसमें काफ़ी सफलता मिलेगी। मैं कहता था मैं उसी आंदोलन से आया हूँ, मैं जानता हूँ उसकी जड़ें कहाँ निहित है, और उस जड़ों को ही मैं सही माने में हाथ लगा रहा हूँ। ये हमारे सांस्कृतिक संस्कारों में भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, और वहीं पर ईमानदारी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है जड़ में मैं हाथ डाल रहा हूँ, और भ्रष्टाचार खत्म करना इतना आसान नहीं है। हमने देखा है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ऐसे कहते कहते मोदी जी आए और लगा कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ। अंदर की जानकारी तो कुछ अलग ही मिलती है कि पहले से ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो ये भ्रष्टाचार ये हमारे सिस्टम का ही केवल हिस्सा नहीं है, हमारे मानस का हिस्सा है। इसलिए उसको ख़त्म करना ये बहुत बड़ी और अलग लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है। ये ऐसे 400-500 एमपीज चुन के आने के बाद में ये लड़ाई सफल नहीं होती है। ये अगर एमपीज चुन के भी आएंगे तो वो खुद भ्रष्टाचारी बन जाएंगे, ऐसी परिस्थिति आज के समाज में है। तो ऐसे आदमी कहाँ से टिकेंगे? मोदी जी अभी 300 एमपीज उनके हैं, इसके बावजूद भ्रष्टाचार को बंद नहीं करा पाए, उल्टा जाने अनजाने में वही भ्रष्टाचार का हिस्सा बनते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ के कैपिटलिस्ट की इतनी संपत्ति कैसे बढ़ेगी? जिन कैपिटलिस्ट ने 2014 में मोदी चुन कर आए इसलिए बड़े पैमाने पर पैसे दिए, उन कैपिटलिस्ट की संपत्ति इतनी कई गुना कैसे बढ़ सकती है? सोचिए, भ्रष्टाचार का इससे कोई संबंध है या नहीं है? कि ये इसको भ्रष्टाचार नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए फिर? नेक्स्ट, महाराष्ट्र के बारे में मीडिया में ऐसा चल रहा है कि दूसरा गठबंधन जो 3 पार्टियों का होता वो चल नहीं पाता क्योंकि 3 पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। क्या ये सही है? विशाल धोटे, इनका सवाल ऐसा है कि ये महाराष्ट्र में अभी जो मीडिया में चल रहा है, उनका कहना ऐसा है कि ये 3 पार्टियां अलग अलग विचारधारा की है तो इनका सरकार चल नहीं पाती। तो इसमें कहाँ तक तथ्य है? जब कोई भी गवर्नमेंट चलती है तो अलग अलग विचारधारा के लोग साथ में नहीं चल सकते हैं, ये तो भारत में प्रूव नहीं हुआ है।
सही मायने में देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो लोग इकट्ठा आए थे वो कहाँ एक विचारधारा के थे। उसके पहले की जनता गवर्नमेंट में तो सब लोग एक ही विचारधारा के नहीं थे, लेकिन एक उद्देश्य के लिए साथ में आए थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में साथ में आए थे। उसमें तब के जनसंघ वाले, यानी आज का भाजपा, तब का जनसंघ वाले लोग थे, समाजवादी लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, सर्वोदयवादी लोग थे, और जो किसी भी विचारधारा से जुड़े नहीं, ऐसे बहुत बड़ी जनसंख्या थी। इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े हुए, इमरजेंसी के बाद में जनता गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई उसके प्राइम मिनिस्टर बने, और बीजेपी के यानी तब के जनसंघ के जो लोग जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे, उनका दुहेरी यानी दोनों तरफ रुझान है। वो आरएसएस के भी सदस्य है और यहां के भी सदस्य है। इस बात पर झगड़ा होकर वो पूरी की पूरी सरकार ढह गई। अब वो सरकार ढहने के बाद में जिन लोगों ने ये झगड़ा किया था उसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, और वही जॉर्ज फर्नांडिस बाद में उसी जनसंघ के साथ में पूरे जिंदगी भर मरते तक रहे। अलग पार्टी के साथ में रहे, जनता पार्टी नाम था, लेकिन बीजेपी के साथ में ही रहे जिंदगी भर, जिन्होंने सरकार गिराने में बड़ा योगदान लिया था, मधुलिमय और उन्होंने। तो जब एक मुद्दे के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए सब लोग एक आए थे, तब सरकार टिकी नहीं, 5 साल चली नहीं, 2.5 साल चल गई और गिर गई। अटल बिहारी के जमाने में सरकार आई, अलग अलग विचारधारा के लोग उसमें थे, जो हमेशा जनसंघ की विचारधारा के विरोध करने वाले, आरएसएस का विरोध करने वाले, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री तब के हो, ये सब के सब खिलाफ थे आरएसएस के विचारधारा के। लेकिन बाद में जब जनता पार्टी ढहने लग गई और बीजेपी के साथ में आए, बीजेपी के साथ में उन्होंने सरकार बनाई और अटल बिहारी के नेतृत्व में सरकार चली। उसके बाद में मनमोहन सिंह के समय में अलग अलग विचारधारा के लोग आए थे यूपीए में, वो सरकार 10 साल तक चली। सरकार चलाने वाला व्यक्ति सबको लेकर साथ में लेकर चलने वाला है, तो अलग विचारधारा के लोग भी बहुत अच्छे ढंग से सरकार चला सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ खींचतान होती है। अब जैसे पार्टी की एक स्वतंत्र पार्टी की सरकार होती है तो भी उसमें खींचतान होती है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप्स में अलग अलग विचार के लोग होते हैं, अलग अलग प्राधान्य देने वाले, आग्रह करने वाले लोग होते हैं, अलग विचारधारा रहे। अब इसमें क्या, शिवसेना की एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का तो अनुभव रहा है एक दूसरे के साथ में सरकार चलाने का, और कांग्रेस में से ही राष्ट्रवादी अलग हुई है, यानी शिवसेना और कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस एक मानिए तो दोनों का जुड़ने का था, और इसीलिए तो ये सब प्रयास चल रहे थे। और ये प्रयास बहुत सराहनीय थे कि जल्दी जल्दी में केवल सरकार बना ले, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार जैसा एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी में सरकार बने और फिर कर्नाटक जैसा हो जाए या फिर बाकी जैसा हो जाए। इसलिए ठोस आधार पर सरकार बननी चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर यह सरकार, जैसे यूपीए की सरकार चली उस ढंग से ये सरकार चलनी चाहिए। तो इसलिए ये अलग विचारधारा के होने के बावजूद ये सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल सकती है। शिवसेना की जो विचारधारा है वो फ्लेक्सिबल विचारधारा है, वो कि आरएसएस जैसी बहुत ऐसी अंदर में घुसकर बैठी हुई विचारधारा नहीं है। शिवसेना की हिंदुत्व की विचारधारा भी काफी फ्लेक्सिबल है। उसके पहले परप्रांतियों के खिलाफ आंदोलन था शिवसेना का, बाद में जाकर ये उन्होंने स्टांस लिया। तो इसमें कुछ
थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। और वैसे भी कोई भी सरकार करेगी तो वो हिंदुत्व का विचार लेकर बाकी धर्मों के लोगों पर अन्याय कर कर तो सरकार चला नहीं सकते, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही उसके लिए अलाउ नहीं करती है। तो वो बातें करना भी चाहे तो कर नहीं सकती थी। तो नेचुरली इसमें एडजस्टमेंट के लिए काफ़ी जगह है। दो पैर शिवसेना को पीछे रखने पड़ेंगे, बाकी लोगों को भी अपने आग्रह थोड़े पीछे रखने पड़ेंगे। और ये सम्मिलित सरकार में जब कोलिशन की गवर्नमेंट होती है तो ये सब होता है। ये लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं, होशियार भी होते हैं, और इसमें शरद पवार जैसे अनुभवी व्यक्ति होने के कारण ये सरकार तो डेफिनेटली 5 साल तक चल सकती है। अब वो थी ये भाषा भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मंत्रिमंडल बना है वो कुछ सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने की क्षमता नहीं रखता है। हाँ, इसमें से अगर शिवसेना में से कोई बड़ा धड़ा टूटेगा, और बड़ा धड़ा टूटेगा यानी 1/3 मेजॉरिटी टूटनी चाहिए, तभी ये संभव है, उसके बिना तो संभव नहीं है। तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी तो टूटना बहुत कठिन बात है। कांग्रेस में से इतने बड़े टूटेंगे तो ही संभव है। अब तो राष्ट्रवादी से टूटने का सवाल ही नहीं रहा, जो टूट गया वो टूट गया है, बाकी बचे वो भी काफ़ी हैं नई सरकार बनाने के लिए। तो इसलिए सरकार तो इन्हीं तीनों की बनेगी। और मुझे लगता है अगर शरद पवार जी 5 साल तक इस सरकार को साथ में रहे तो डेफिनेटली बना कर रख सकते हैं। उनको सभी मानते हैं, उनके शब्द का सभी सम्मान करते हैं, और अच्छे ढंग से ये सरकार चल पाएगी। मुझे इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें उन्होंने श्री राम को एक पक्षकार यानी एक पार्टी माना। इसके बारे में आपका क्या मत है? प्रशांत कांबळे, इनका सवाल ऐसा है कि राम को एक पार्टी कर कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में माना है, इसके बारे में आपका क्या मत है? भाई, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उसके बारे में अलग अलग लोगों की विचारधाराएं हैं, अलग अलग मत लोग व्यक्त कर रहे हैं। मेरे दृष्टि से ये मुद्दा ही इतना महत्व का नहीं है। मेरे दृष्टि से केवल इतना मुद्दा महत्व का है कि राम के नाम पर इस देश में एक दूसरे के मर्डर्स ना हो, एक दूसरे का रक्त न बहाया जाए। काफी बह चुका है, पहले मेरे मुंबई में बहुत बह चुका है, ये आगे ना। बस इतना मैं चाहता था, और उस निर्णय ने वो काम किया है ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए वो निर्णय मान्य है नहीं है, उसमें क्या गड़बड़ियां है, उसमें क्या योग्य है अयोग्य है, इन बातों को भूल जाना चाहिए। और एक बार की ये सिरदर्द जो है वो खत्म होना चाहिए। राम ऐसे मर्डर करने वाले व्यक्ति थे नहीं कि धर्म के नाम पर या किसी नाम पर किसी का मर्डर किया जाए। यानी कम से कम जो राम भारत में फैला हुआ है, भारत का जन उसको बहुत मानता है। गांधी जी जिसके राज्य के राम राज्य कर कर नाम लेते थे, उस राम के बारे में तो ये कल्पना पूरे भारत में नहीं है। ये मानवतापूर्व राम है, सबको साथ में लेकर चलने वाला है। ठीक है, उस काल की मर्यादा के अनुसार कुछ अन्याय के काम उनको करने पड़े होंगे, लेकिन ज़्यादातर न्याय देने वाला व्यक्ति है, हर इंसान को इंसान कर समझने वाला ये व्यक्ति है, या फिर भगवान है। ये राम राज्य की, राम की जो कल्पना है वो ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये जो कोई निर्णय आया है वो निर्णय हम सब ने स्वीकारना चाहिए। इस देश के मुस्लिमों ने भी बड़े मन से इसको स्वीकार लेना चाहिए और इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं तो हम जो लोग जिनको मर्डर करने में शर्म नहीं आती, उनके हाथ में और एक मुद्दा दे देंगे और उस मुद्दे को लेकर वो और बड़े पैमाने पर मर्डर्स करते जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि फिर वो मर्डर्स करने वाले हैं तो दूसरा मुद्दा उठाकर मर्डर्स करेंगे। राम मुद्दे के लिए जितना समर्थन भारत से मिला, उतना समर्थन और किसी मुद्दे पर मिल ही नहीं सकता है। इसलिए अगर वो दूसरा मुद्दा उठाकर चलेंगे तो इतना बड़ा समर्थन, जन समर्थन उनको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि राम जिस तरह से राम कथा के माध्यम से बोली है, राम के
रामायण के माध्यम से बोलिए, जितना जनमानस में लोगों के दिल के अंदर जाकर बैठे थे, वैसे दूसरा और कोई चीज़ नहीं है कि जिसके आधार पर ये फिर से अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए उसका उपयोग कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है, मेरे दृष्टि से ये ज़्यादा महत्व का है कि ये बात यही ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है वहाँ पर आप और मैं अगर न्यायमूर्ति होते और हमारे सामने ये सवाल होता कि हमने जो निर्णय देना है उसके बाद में देश की क्या अवस्था होगी, ये हमारे सामने चित्र तो आता ही, और इससे बेहतर निर्णय नहीं हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए इस निर्णय को हम स्वीकारें और बाकी बारीक सारीक चीज़ों की चर्चा न करते हुए बैठे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, मानव जाति के लिए और भारत के लिए बेहतर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। नेक्स्ट। आजकल जागरूकता फैलाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, एनजीओ, टेलीविजन, यूट्यूब चैनल वगैरह, फिर भी लोग अंधश्रद्धा और पाखंडी लोगों के जाल में ज्यादा क्यों फंसते जा रहे हैं? यूनुस हुक्केरी सांगली, इनका सवाल है कि आज लोगों का अवेयरनेस बढ़ाने वाले इतने बड़े बड़े माध्यम हैं, न्यूज़पेपर्स है, टीवी है, यूट्यूब जैसे मीडिया जैसे अलग अलग माध्यम हैं, इसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोग अंधविश्वास को क्यों ठगे जाते हैं, क्यों बलि चढ़ते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये जो माध्यम है, ये माध्यम खुद होकर कुछ नहीं करते। जो अंधविश्वास की सिस्टम हमारे देश में है वो हजारों सालों से पनपी हुई सिस्टम है। हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद में उस सिस्टम को खत्म करने का कोई भी 1% भी प्रयास नहीं हुआ है। अगर वो हुआ होता, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे पढ़ाई का हिस्सा होता, तो गए 17 सालों में 3 पीढ़ियां बदल चुकी है। आज जो पीढ़ी सही माने में सत्ता में है, सत्ता में यानी मैं गवर्नमेंट में है ऐसा नहीं कह रहा हूं, कि जिनका चलता है, वो पीढ़ी अगर विज्ञानवादी बन जाती तो पूरे समाज पर उसका असर होता। हमारे एजुकेशन का और हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई संबंध नहीं है। विज्ञान पढ़ाई का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध नहीं है। तो जो समाज में 90% के ऊपर 95-96% लोगों में अंधविश्वास पहले से है, अंधविश्वास की जड़ें रोज उनके मन में बढ़ते ही जाती है, संस्कारों के जरिए, घर घर के संस्कारों के जरिए, सामाजिक क्षेत्र के जरिए, तो मीडिया में तो उसका प्रतिबिंब होगा ना। अगर पूरे समाज में रैशनल विचार करने वाले 4% ही लोग हैं, उस तुलना में देखा जाए तो मीडिया में रैशनल विचार रखने का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा ही है। कम से कम महाराष्ट्र का मीडिया है वो अपना रोल अच्छे ढंग से अदा करता है, हिंदी मीडिया बिल्कुल अदा नहीं करता है। हिंदी मीडिया बड़े पैमाने पर अंधविश्वास बढ़ाने का काम करता है। हिंदी टीवी भी बड़े पैमाने पर अंधविश्वास बढ़ाने का काम करता है। लेकिन महाराष्ट्र का मराठी और हिंदी मीडिया लोगों का अंधविश्वास कम करने का काम करता है, क्योंकि वहां वैसी परंपरा रही है, वहां उस ढंग के आंदोलन रहे हैं, उस ढंग की विचारधारा रखने के पुरोगामी महाराष्ट्र कहा जाता है, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र कहा जाता है। इसलिए महाराष्ट्र में थोड़ा सा आपको फर्क दिखेगा कि प्रमाण थोड़ा ज्यादा है। फिर भी 90% के ऊपर महाराष्ट्र में भी लोग अंधविश्वासी है, तो उसका प्रतिबिंब मीडिया में भी रहेगा। मीडिया कोई आसमान से तो टपकता नहीं है ना। मीडिया में काम करने वाले लोग वही होते हैं। मीडिया में काम करने वाले लोग इसी वातावरण से आते हैं। वो अपने अंधविश्वास हाथ में लेकर आते हैं, जाने अनजाने में उनको बढ़ावा देते हैं। फिर अर्थ से भी ये बातें जुड़ी हुई होती है। यानी माध्यम मीडिया की आप बात कर रहे हो, उस मीडिया का उपयोग अपने आप अंधविश्वास दूर करने के लिए कैसा होगा? मीडिया केवल एक माध्यम है,
उसका उपयोग करने वाले अपने ढंग से करेंगे उपयोग। तो इस समाज में और बहुतायत में अंधविश्वास बढ़ाने वाले लोग हैं, अंधविश्वास रखने वाले लोग हैं, अंधविश्वास मानने वाले लोग हैं। तो अंधविश्वास मानने वाले लोग बड़े पैमाने पर हैं, इसलिए अंधविश्वास बढ़ाने वाले लोग बड़े पैमाने पर मीडिया का उपयोग करने वाले हैं, और वो करते आए हैं। ये सबके सब प्रवचन वाले बाबा इतने बड़े क्यों बने? मीडिया के कारण बने, टीवी के कारण बने। तो मीडिया का उपयोग वे लोग करते हैं अंधविश्वास बढ़ाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, लोगों का शोषण बढ़ाने के लिए, लोगों का शोषण करने का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, और वो सभी माध्यमों का उपयोग करते हैं। टीवी का तो बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, क्योंकि पैसे देने की क्षमता उनमें होती है, लोग ही पैसे देते हैं उनको। वो चटनी वाला जो बाबा है, हाँ क्या समस्या है आपकी? निर्मल बाबा, क्या समस्या है आपकी? हरी चटनी खाओ, अगर आपको फायदा मिला तो बैंक में पैसा डालो। लोग गधे जैसा पैसा बैंक में डालते हैं, और इतने गधे जिस देश में हैं, तो बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को पैसा मिलते रहता है। वो और बड़े पैमाने पर टीवी में उसका उपयोग करेंगे। टीवी माध्यम खरीदने वाला माध्यम है, पैसों के आगे झुकने वाला माध्यम है। फिर उसको खरीदेंगे और अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे, और ऐसे गधों को और प्रेरित करेंगे पैसे देने के लिए, और चलता रहेगा। तो इसलिए मीडिया कुछ खुद नहीं करता है। मीडिया एक केवल माध्यम है, उस माध्यम को किस ढंग से कौन उपयोग में ला रहा है, उसके ऊपर उसके परिणाम निकलते हैं। उस तुलना में देखा जाए तो अंधविश्वास दूर करने का प्रयास मीडिया में थोड़ा ज़्यादा है। टोटल समाज में जो परसेंट है उससे ज़्यादा है, लेकिन उतने से कुछ होने वाला नहीं है। जब बहुत व्यापक पैमाने पर ये बातें लोगों के सामने जाएगी तो सही माने में अंधविश्वास दूर हो पाएंगे। और वो पहला अवसर प्राप्त हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जब जादू टोना विरोधी कानून ये कानून का हिस्सा बना, गवर्नमेंट के काम का हिस्सा बन सकता था। अगर गवर्नमेंट इसको अपना काम मानती और ये सरकार 5-6 सालों तक ये काम ईमानदारी से करना चाहती और हम जैसे लोग उसके साथ में जुड़ जाते, तो कुछ चित्र अलग निर्माण होने की गुंजाइश थी। पूरे देश पर उसका असर होता, यानी दिखने लायक असर होता, महसूस होने लायक असर होता। और महाराष्ट्र में तो बहुत ही अच्छे ढंग से परिवर्तन आने की गुंजाइश थी। ये जब ऐसा व्यापक प्रयास होगा सरकार की ओर से, मीडिया की ओर से, एजुकेशन तक ये बात फैलेगी, पहुंचेगी, तब जाकर कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमको आने शुरू होंगे। तो केवल मीडिया के कारण कोई चेंजेस नहीं होते। मीडिया एक माध्यम है, लोगों के कारण मीडिया के माध्यम का उपयोग कर कर चेंजेस हो सकते हैं। ये लोग बढ़ाने की और सरकार का उसमें हिस्सा होने की आवश्यकता है, तो हमें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। नेक्स्ट, क्या सावरकर जी कभी भी आरएसएस के सदस्य नहीं रहे और फिर भी उनका नाम गोडसे के साथ गांधी हत्या में क्यों जोड़ा गया या जोड़ा जाता है? रवि चौहान नवापुर, इनका सवाल ऐसा है कि क्या सावरकर जी कभी भी आरएसएस के सदस्य नहीं रहे और उनका नाम क्यों गोडसे के साथ में गांधी हत्या में जोड़ा जाता है? एक तो सावरकर कभी आरएसएस के सदस्य नहीं रहे, यह बात तो सही है, लेकिन आरएसएस के काफी लोग उनके संपर्क में थे, एक दूसरे के साथ में पहचान थी, और इसलिए कई लोगों को आरएसएस और सावरकर एक है ऐसा लगता है। सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े थे, लेकिन हिंदू महासभा ने उनके पूरे विचार कभी स्वीकारे नहीं थे। सावरकर का और आरएसएस का वैसे देखा जाए तो कोई भी वैचारिक संबंध है नहीं। मित्रता हो सकती है, मेरी भी मित्रता आरएसएस के काफी लोगों से रही है, आज भी है। मित्रता मैं हमेशा कायम रखता हूं, अपने विचार अलग रखता हूं, तो मित्रता कई लोगों में हो सकती है, लेकिन वैचारिक समानता कोई थी नहीं। ये पहली बात हमने समझ लेनी चाहिए। रहा सवाल गांधी हत्या और सावरकर का, गोडसे सावरकर को मानने वाले जो काफी लोग थे उनमें से एक थे।
गोडसे बंधु सावरकर को बार बार मिलते थे, सावर के तरफ बार बार जाते थे। सावरकर के विचारों से वो काफी प्रभावित थे, लेकिन सावरकर के विज्ञानवादी विचारों से वगैरह उनका कोई लेना देना नहीं था। वैसा सावरकर के विज्ञानवादी विचारों का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो सावरकर गांधी हत्या में क्यों आए? गांधी हत्या में सावरकर का कोई डायरेक्ट तो इंप्लीकेशन था नहीं, फिर भी उनका नाम आया, ट्रायल चढ़ी। वो भाग मैं बहुत विस्तार से लेने वाला हूं। मैंने तय किया था कि इस झंझट में मुझे पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ये सवाल इतने बार बार आते हैं कि सावरकर खत्म करते करते मैं वो लेने वाला हूं, यानी सावरकर ये सीरीज खत्म करते करते मैं वो हिस्सा भी लेने वाला हूं। क्या सही में सावरकर का कोई गांधी हत्या में हाथ है? मैं अभी इतना ही कहूंगा, ट्रायल चढ़ी। जब यह ट्रायल चली तब इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी के मतभेद कुछ भी हो सकते हैं वैचारिक, लेकिन वो गांधी जी का शब्द कभी टालते नहीं थे, नंबर एक। नंबर दो, अपने गांधी जी को अपने पिताजी के से भी ज्यादा मानते थे। सेम बात थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खुद प्रधानमंत्री थे। दोनों गांधी जी को बहुत मानते थे, केवल मानते नहीं थे, गांधी जी से बहुत प्यार करते थे। सबसे ज्यादा दुख हमको जितना गांधी हत्या का दुख होगा, उससे कई गुना ज्यादा दुख उनको हुआ होगा। और उनके हाथ में सभी अधिकार थे। अपने अधिकारों का उन्होंने पूरे ताकत से उपयोग किया। स्पीड कोर्ट में यह केस चली, केस का निर्णय हुआ। सावरकर को कोई भी प्रमाण न होने के कारण छोड़ा गया। वो अकेले व्यक्ति है जिनको छोड़ा गया। बाकी सब लोगों को शिक्षा हुई, उनकी शिक्षा कम हुई, उनका कुछ हुआ, लेकिन इनको पूरी तरह से छोड़ा गया। अब इनको अगर पूरी तरह से छोड़ा गया है, समझो सेशन कोर्ट ने छोड़ा, सरकार हाई कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे के कोर्ट में नहीं गए। इसका मतलब ऐसा है कि जो भी जजमेंट आया, उस जजमेंट पर दोनों समाधानी थे। तो आपको क्या लगता है कि आपको मुझे जितना गांधी जी प्रति प्रेम होगा, उससे कुछ 1% भी कम हो सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का? उनके दिमाग में अगर होता कि इस कोर्ट ट्रायल में कुछ बातें छूट गई है, कुछ गड़बड़ी है, सावरकर है ही इसमें, तो क्या वो हाई कोर्ट में नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई नहीं करते? सरकार थी, उनकी हाथ में अधिकार था। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू कितने सालों तक सरकार में थे। तो कोर्ट में सरकार आगे गई नहीं। इसका मतलब वो सेटिस्फाई हुए थे कि जो ट्रायल हुई उसमें सावरकर जी को छोड़ा गया, सही में सावरकर जी के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है। और हमारे देश में न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता है। तो कम से कम हमने मानना चाहिए कि सावरकर का गांधी हत्या में कोई हाथ नहीं हो सकता है। और जितना मैं सावरकर जी को पढ़ता हूं, जानता हूं, मुझे नहीं लगता वो आदमी डरपोक था। उन्होंने अगर गांधी हत्या की होती, गांधी हत्या करना उन्हें आवश्यक लगता, तो वो बिल्कुल बोलते कि गांधी को मैंने मारा है, इसलिए मैंने मारने को लगाया। वो कहीं भी नहीं ऐसा बोलते। उल्टा उनका कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट आया है, वो पूरा का पूरा अलग स्टेटमेंट है। उन्होंने गांधी जी के साथ में अपने कैसे संबंध थे,
मैंने गांधी जी के बारे में कहां कहां उनके समर्थन के पत्रक निकाले हैं, उसके सब प्रूफ्स उन्होंने कोर्ट में दिए। हम लोग वो सब देखते नहीं है। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ये आदमी ने ये प्लानिंग किया था और उनको मारा है। जो आदमी अपना उपवास कर अपने जान दे सकता है, जो इतना निडर है, अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ हर हफ्ते में लिखता है, ब्राह्मणों के खिलाफ लिखता है, सारे के सारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ लिखता है, इतना निडर होकर लिखता है, वो आदमी अगर गांधी को मारेगा या फिर गांधी हत्या में उसका कोई हाथ होगा तो जिंदगी में मरते मरते तो कभी उन्होंने कहा होता, ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं है। उल्टा दूसरी बातें उन्होंने कही हैं। तो इसलिए सावरकर का गांधी हत्या में हाथ है ऐसा कहना यह गलत होगा। रहा सवाल कि कुछ लोग कहते हैं, मैंने तुषार गांधी का भाषण बहुत बारीकी से सुना है, और भी गांधी हत्या के बारे में जिन लोग बोलते हैं उनका भी सुना है, और मुझे खींच तानकर सावरकर जी को इम्प्लीकेट करने का ये प्रयास है, ऐसा ही मेरा मत तभी भी बना है। इस सवाल को मैं बहुत विस्तार से आपके सामने लूंगा, तब उसके सभी छोटी छोटी बातें आपके सामने रखूंगा। मुझे अंदर से लगता है कि सावरकर गांधी हत्या में कोई हाथ नहीं हो सकता है, नहीं तो शायद मैं सावरकर जी का ये सीरीज लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, क्योंकि गांधी जी को मैं बहुत मानता हूं। अपने आप को गांधीवादी कहलवाना मैं फक्र महसूस करता हूं। वे विचारों से अलग थे, लेकिन हत्या में उनका हाथ होने की संभावना मुझे बिल्कुल लगती नहीं है। नेक्स्ट। हम हर वक्त सारी जिंदगी अमीर होने के लिए या ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते रहते हैं, पर खुश होने के लिए कितना अमीर होना जरूरी है? आनंद 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 इन्होंने सवाल पूछा है कि हमारे जिंदगी में खुश होने के लिए हमें कितने पैसे की आवश्यकता है। हम सारी जिंदगी पैसे कमाने की कोशिश करते रहते हैं, तो क्या उससे हमें खुशी मिलती है? आपने आज के जमाने में बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हर व्यक्ति ने इसके बारे में गहराई से सोचना बहुत आवश्यक है। हम पूरी जिंदगी आम इंसान इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पैसों के लिए हमेशा दौड़ते रहता है, और आजकल ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऐसा हो गया है कि रात दिन दौड़ना पड़ता है। सांस लेने के लिए भी फुर्सत निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा हम कहते हैं, इतना हम दौड़ते हैं। भाई किस लिए हम दौड़ रहे हैं? नहीं, मुझे सक्सेस प्राप्त करनी है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप जो चलते हैं ना, उनके बारे में जब मैं सुनता हूं, वो वर्कशॉप में जो चीजें सिखाई जाती वो देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब के सब लोग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप चलाने वाले सब से सब लोग, ये जानवर बनाने वाले लोग हैं। इसीलिए मैंने कभी कॉरपोरेट में काम नहीं किया, क्योंकि मैं उस विचारधारा के खिलाफ। ये बहुत अच्छे दौड़ने वाले, स्पीड से दौड़ने वाले, घोड़े बनाने वाले कारखाने हैं। हमारे दिमाग में बार बार डालते हैं कि तुम्हें सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। यानी क्या होना है? इस पद पर पहुंचना है, इतने पैसे कमाने हैं, एक बड़ा बंगला निर्माण करना है, या फिर खरीदना है कल जाकर, फिर ये फेरारी हमें खरीदनी है, या फिर अमुक गाड़ी खरीदनी है। ये जीवन का उद्देश्य। भाई क्यों आपको इतने पैसे कमाने हैं? क्यों आपको विशिष्ट पद पर पहुंचना है? क्यों आप पर बड़ा बंगला आपको चाहिए? क्यों आपको फेरारी खरीदनी है? क्यों? सवाल पूछिए अपने आप को।
इन सब सवालों का जवाब ऐसा मिलेगा कि मैंने बहुत पैसे खरीदने के बाद मुझे बहुत आनंद मिलेगा। बड़ा बंगला अगर मैंने प्राप्त किया तो मुझे बहुत ऐशोराम और साथ में आनंद मिलेगा। मैंने फेरारी खरीदी, उसमें बैठूंगा तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। यानी हर चीज के साथ में आपका अंतिम उद्देश्य आनंद मिलेगा, ये जुड़ा हुआ है। कल जाकर जो मुझे आनंद प्राप्त करना है, इसलिए मैंने आज क्या करना चाहिए? आज दौड़ना चाहिए, रात दिन मेहनत करनी चाहिए, आनंद की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, रात दिन टेंशन लेना चाहिए, और दौड़कर फिर जब पहुंचूंगा वहां पर, तब फिर मैं आनंदी बनूंगा और आनंद से रहूंगा। भाई इतना पैसा कमाने के बाद में आप क्या रुकने वाले हो क्या? बस अब हो गया, अब इतना कमा लिया, बस बहुत हो गया। भाई वो अंबानी के पास में तो इससे कई गुना ज्यादा पैसा है। फिर क्या वहां रुकोगे आप? नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा पैसा कमाना है। फिर कब कमा कर रुकोगे आप? आनंद कब लोगे? मरने के बाद, क्योंकि पैसे कमाते कमाते ही मर जाओगे। बड़ा बंगला प्राप्त करना, ठीक है प्राप्त किया, लेकिन उससे भी बड़ा बंगला होता है। और फिर अंबानी का तो इतना बड़ा, कई मंजिला बड़ा बंगला है, उतना अगर हो तो कितना आनंद मिलेगा। फिर फेरारी, फेरारी क्यों? और 5 करोड़ की भी कार होती है, जो हमारे तंबाकू और गुटखा बेचने वाले के बेटी के लिए ली थी, यानी 10 साल पहले 5 करोड़ की कार। तो वो भी कार चाहिए फिर उसके बाद सही आनंद मिलेगा। तो जिंदगी भर सही आनंद प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत करने की, रात दिन तकलीफ लेने की, रात दिन टेंशन लेने का, और तब जाकर आनंद मिलेगा। ये इस ढंग से हम अपनी जिंदगी में जीने की कोशिश करते रहते हैं। और इस ढंग से अगर हम जीने की अपने जिंदगी भर में कोशिश करते रहते हैं तो उससे क्या हमें प्राप्त होता है? अलग अलग बीमारियां, रात दिन का टेंशन, साध्य क्या होता है? और जब हमें वो चीज प्राप्त होती है तो सही में आनंद होता है क्या? मिलता है क्या? फिर आपके ध्यान में आता है कि ये आनंद ना चीज से प्राप्त होता है, ना बंगले से प्राप्त होता है, ना कार से प्राप्त होता है, ना पैसों से प्राप्त होता है। आनंद ये मेरे मन की अवस्था है, जो मुझे मेरे ही लोगों से प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों के साथ में मैं काम कर रहा हूं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है। जिन लोगों के साथ में मैं जी रहा हूं, उनके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं, वे भी मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो मुझे आनंद प्राप्त होता है। वो भी मेरे एटीट्यूड पॉजिटिव रहे तो। नहीं तो ये मेरे साथ अच्छा नाटक कर रहा है प्रेम का, शायद मुझे कुछ तो भी आवला देकर भोपला लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। मराठी में कहावत है, आवळा देऊन भोपळा प्राप्त करने, उस ढंग से। यही अगर मेरा एटीट्यूड रहेगा तो उसमें भी मुझे आनंद नहीं मिलेगा। आनंद मुझे मेरे अंदर के एटीट्यूड्स के कारण प्राप्त होते हैं। ये एक बार हमें पता चल गया तो मुझे लगता है कि आपके जीवन का रहस्य, आपको जीने का रहस्य आपको मिल गया। फिर आपको आनंद के लिए कितनी आवश्यकता है पैसों की? आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो उतनी आवश्यकता है कि भाई मुझे भूखा ना सोना पड़े, पेट भर खाने को मिले, पेट के लिए जितना आवश्यक है उतना मिले, रहने के लिए एक ठीक ठाक घर रहे, सम्मानपूर्वक काम करने को मिले। आदमी खाली तो रह नहीं सकता है, खाली रहेगा तो शैतान का घर बनेगा दिमाग। इसलिए ठीक ठाक जो मुझे सम्मानपूर्वक काम करने को मिले, ये बातें अगर मेरे जीवन में पूरी हो जाती है तो मैं आराम से आनंद से जी सकता हूं।
बाकी सभी एटीट्यूड्स पर डिपेंड है। यानी एक बार हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी होने के बाद में बाकी सभी आनंद की कल्पनाएं केवल काल्पनिक होती है, एटीट्यूड्स पर डिपेंड होती है। मैं सादी कार में चलता हूं तो मुझे मुझे उतना ही आनंद मिलता है, 5 करोड़ की कार में चलता हूं तो भी उतना ही आनंद मिलता है। उल्टा है, सादी कार में चलता हूं और मैं अगर अंदर से पैसे आनंदी हूं तो उतना आनंद मिलता है जितना 5 करोड़ की कार में वो 5 करोड़ कमाने वाला बैठकर चलता है, उतना आनंद उसे नहीं मिलता है। क्योंकि वो 5 करोड़ की कार में बैठकर भी सोचते रहता है कि उससे इतना पैसा आने वाला है, उतना पैसा मुझे बैंक का देना है, इतना पैसा मुझे बैच का देना है, यही उसके दिमाग में चलते रहता है। वो ड्राइवर अच्छे ढंग से उसका आनंद लेता है कार चलाने का, लेकिन ये बैठा जो जिसकी मालकियत है उसको नहीं आनंद मिलता वो। इसलिए ये एटीट्यूड का सवाल है। इसलिए प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी होने के बाद के पैसे का कोई भी उपयोग हमारा आनंद बढ़ाने के लिए नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हें जो भी अपने जीवन में तय करना है वो पहले तय करो कि मुझे मेरे जीवन में मुझे क्या प्राप्त करना है। आनंद ये कल जाकर प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, आनंद ये जीने वाली चीज है। मेरे हर काम से मुझे आनंद मिलता है, हमारे यहां अपने जीवन के हर काम से मुझे आनंद मिल सकता है, ये आनंद की क्षमता है। कितने भी मेहनत का काम हो, अगर वो मैं मन से करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य उसके पीछे कुछ अच्छा है, तो काम करते करते मुझे आनंद मिलता है। तो वो काम पूरा होने के बाद मैं आनंद लूं, ये क्यों दिमाग में रखते हो? काम करते करते क्यों आनंद ना ले? हम जीते जीते क्यों आनंद ना ले? हर क्षण का क्यों ना आनंद ले? और ये सामर्थ्य हम में है। आपने सवाल पूछा, उसका शॉर्ट में जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। इसका अगर विस्तार से आप जवाब चाहते हो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो मेरा सीरीज है श्याम मानव चैनल पर, उस पर एक बहुत सुंदर व्याख्यान है, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। आनंदी रहो और आनंदी करो। इस व्याख्यान को आप सुनिए, बाकी बहुत बारीकी उसमें मिल जाएगी, जो मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप का हिस्सा है। मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप में मैं लोगों को आनंदी बनने के लिए सिखाता हूं। हालांकि मैं उसको कहता हूं कि आनंद से जीने के लिए सिखाता हूं, कल जाकर आनंद प्राप्त करने के लिए अपने आप को रोकने के लिए नहीं सिखाता हूं। आनंद हमारे दिमाग में ही होता है, ये सिखाता हूं, वो ध्यान में कर देता हूं। इसलिए ये वर्कशॉप बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप से, जिसमें लोगों को दौड़ने वाले जानवर बनाए जाते हैं, उससे बहुत भिन्न है। ये वर्कशॉप इंसान के लिए है, इंसान बनाने के लिए है। इसलिए मैं बहुत अलग श्रेणी में उनको रखता हूं। नेक्स्ट, तो मित्रों, रमन उत्तर प्रदेश, इन्होंने सवाल पूछा है कि पेरियार स्वामी इन्होंने जो कहा है, एक तो उन्होंने ब्राह्मणों की चोटी काटी है, भगवान पर पत्थर और चप्पल चढ़ाए हैं, उनमें और सावरकर के विचारों में क्या अंतर है? और आप दोनों में से कौन से विचारों को ज्यादा महत्व दोगे या मानोगे? पेरियार स्वामी के जो विचार है वो मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, क्योंकि जो रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत में काम कर रही थी, उन पर उनके विचारों का काफी असर रहा है। पेरियार स्वामी का एक वाक्य भी ऐसा है कि अगर सांप और ब्राह्मण दोनों एक जगह पर हो और मुझे दोनों में से एक के साथ में रहने की आवश्यकता पड़े, तो मैं सांप के साथ रहूंगा, लेकिन ब्राह्मण के साथ में नहीं रहूंगा। यहां तक ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में उनके मत थे। रहा सवाल चोटी काटने का, तो चोटी काटने का आंदोलन ये जाति व्यवस्था को नकारने का आंदोलन है। जैसा जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जनेऊ काटो,
जनेऊ काटो आंदोलन हुआ था। जो लोग जनेऊ पहनते हैं, अभी जनेऊ कौन कौन पहनता है? ब्राह्मण पहनते हैं, वैश्य के कुछ जातियों में से लोग पहनते हैं, क्षत्रिय पहनते हैं। काट दो, यानी हमारी जाति को हम विसर्जित कर रहे हैं। और इसी आंदोलन का एक परिणाम कर कर मैंने अपना सरनेम बदल दिया, क्योंकि हमारे सरनेम जाति प्रदर्शक होते हैं। तो ये चोटी काटो ये आंदोलन, ये जाति निर्मूलन का आंदोलन होने के कारण तो उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन भगवान को क्या इस ढंग से चप्पल जूते पत्थर चढ़ाकर या फिर मारकर सवाल हल हो सकता है? उनके विचारों के बारे में मेरे मतभेद नहीं है, लेकिन विचार रखने के तरीके के बारे में डेफिनेटली मतभेद है। इसीलिए मैंने जब अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू किया, तब मैंने रैशनलिस्ट एसोसिएशन के ढर्रे पर यह काम नहीं शुरू किया। उल्टा रैशनलिस्ट एसोसिएशन या फिर मानवीय नास्तिक मंच, जो मेरे पहले से काम कर रहे थे, ये संगठन, उनकी जो विचारधारा थी कि हमारे सभी अंधविश्वास भगवान के कारण और धर्म के कारण टिके हैं, इसलिए जब तक हम धर्म और भगवान को उखाड़ कर नहीं फेंकते तब तक अंधविश्वास दूर नहीं होते, ये मान्यता को मैंने कभी स्वीकारा नहीं। यानी मैं डरता था, डरपोक था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत निडर व्यक्ति हूं। अगर मेरा मन चाहे और कन्विंस हो तो मैं दुनिया की कोई भी बात सब लोगों के सामने रखने की हिम्मत रखता हूं। डर नाम की कोई चीज मुझ में नहीं होती। लेकिन मुझे यह तरीका गलत है ऐसा लगता था, क्योंकि मैं अंधविश्वास कैसे निर्माण हुए मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता था। वो मेरे अभ्यास का विषय था। साइकोलॉजी ये मेरे बहुत अच्छे अभ्यास का विषय रहा है। इंसान कैसे बदलता है ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम था। और इसलिए इंसान को अगर बदलना है तो धर्म की हर बात तो हम नकारते नहीं। धर्म में जो अच्छी बात है वो हमने स्वीकारनी चाहिए, जो गलत बातें हैं उसको केवल नकारने का सवाल है। और भगवान की इतनी भिन्न भिन्न कल्पनाएं भारत जैसे देश में है। भगवान निर्गुण निराकार होते हैं, यह भी कल्पना है। तो क्यों हम भगवान के साथ में झगड़ते बैठे? क्यों हम धर्म के खिलाफ बात करते रहेंगे? इसलिए मैंने अपना आंदोलन शुरू किया। तब हमारा यह आंदोलन भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं है। भगवान और धर्म के नाम पर जो लोगों का शोषण किया जाता है, उनके साथ में ठगी की जाती है, उनके खिलाफ ये आंदोलन है। ये मोटो स्वीकार कर मेरे आंदोलन की शुरुआत की। तो उसमें तो मेरे आंदोलन की शुरुआत ही मेरे विचारधारा की आइडिया पेरियर स्वामी के विचारों से कितनी भिन्न है मैंने आपके सामने रखी। मैं ज्योतिबा फुले जी, शाहू जी, अंबेडकर जी के विचारों को बहुत अच्छा जानता हूं। उन्हीं विचारों में से मैं बड़ा हुआ हूं, लेकिन पहले गांधीयन। मुझे उस विचारों के साथ में जो बातें रखी जाती है वो उस भाषा में नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मुझे पहले से लगता था। और मुझे ये सुंदर भाषा मिल गई जब गाडगे महाराज की भाषा से मेरा परिचय हुआ। लोगों के सामने जो भी बात रखनी है वो गाडगे महाराज के शब्दों में रखनी चाहिए, और इसलिए मैंने उन भाषा का चयन किया। और सावरकर जी की भाषा उसके नजदीक है। सावरकर जी खुद ब्राह्मण जाति में जन्म थे, लेकिन वो किसी जाति को गालियां देते बैठते नहीं। वो ब्राह्मण जाति का वर्चस्व नकारते हैं। ब्राह्मणों की जो गलतियां हैं वो गलतियां भी उजागर करते हैं,
लेकिन ना ब्राह्मणों को गालियां देते बैठते हैं, ना क्षत्रियों को गालियां देते बैठते हैं, ना किसी को गालियां देते बैठते हैं, ना केवल आलोचना करते बैठते हैं, और अपनी बात जो उनको कहनी है वो बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं। सभी धर्म ग्रंथ ये ईश्वर ने निर्माण नहीं किए हैं, ये भी बात रखते हैं। ये बात रखते वक्त वे ये भी कहते हैं कि उस जमाने में जिन लोगों ने ये धर्म ग्रंथ लिखे हैं उनकी हमने तारीफ करनी चाहिए। उस जमाने में इतनी अच्छी बातें उन्होंने सोची थी, इसकी तारीफ करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में यह स्वीकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सत्य नहीं है। सत्य को लोगों के सामने रखने का यह तरीका ज्यादा अच्छा है, ज्यादा स्वीकारनीय है, ज्यादा मान्य होने वाला है, और ज्यादा ह्यूमन है, मानवीय है। इसलिए मैं सावरकर जी के विचारों को ज्यादा महत्व दूंगा। लोगों में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे हो सकता है, ये मेरे अभ्यास का विषय रहा है। और अभी केवल वो अभ्यास नहीं रहा है, प्रैक्टिकली मैंने इतने सालों के कामों में वो सिद्ध भी किया है। लोगों को धीरे धीरे समझाओ, कम से कम उनको दुखाओ, कम से कम उनको अपने पास से दूर मत ले जाओ, कम से कम दूर जाएंगे ये खबरदारी लो, और धीरे धीरे तार्किक बुद्धि से उनको बातें समझाते जाओ, तो उनमें परिवर्तन डेफिनेटली होता है। यही तरीका सावरकर जी ने अमल में लाने की कोशिश की। उससे भी ज़्यादा रिफाइंड तरीके से ये बातें मैं लोगों के सामने रखते आया हूँ, रखने की कोशिश करते आया हूँ। यानी सावरकर जी ने इतनी केयर लेने के बाद भी उनके विचारों का समर्थन करने वाला कोई बचा नहीं। वो हिंदुत्व शब्द लेकर जो लोग खड़े हुए, उनका हिंदुत्व और सावरकर के हिंदुत्व का कोई संबंध ही नहीं है। और सावरकर जी के जो विचार है, विज्ञानवादी विचार है, उनको लेकर आगे बढ़ने वाले कुछ लोग बचे नहीं, इन्हें गिने लोग। उसका कारण ही था बड़े पैमाने पर जन समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया। सावरकर जी का पुराना जमाना, उस जमाने में उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से ये सब बातें रखी, फिर भी तीव्रता से रखी है, ओपनली रखी है। वो सीधा कहते हैं कि 5 अज्ञात पुरुषों से कुंती ने पुत्र रत्न प्राप्त किए। भगवान से पुत्र रत्न प्राप्त हुए ये मानते नहीं है, वो क्लियर कट भाषा में कहते हैं। तो उसके एक्शन रिएक्शन तो बहुत आए होंगे। उससे भी रिफाइंड तरीके से ये बातें रखी जानी चाहिए, ऐसा मानने वाला व्यक्ति हूं, और इतने सालों में मैं रखते आया हूं। तो मुझे पेरियर स्वामी के विचारों के बारे में काफी आदर है, लेकिन उनका विचार रखने का तरीका मुझे मान्य नहीं है। उससे बेहतर तरीका सावरकर जी का है, ऐसा मैं मानता हूं, और उससे भी रिफाइंड और बेहतर तरीका हमने उपयोग में लाना चाहिए, ऐसा मैं मानकर ही इतने सालों से काम करते आया। नेक्स्ट। आपके वीडियो देखकर हमारे अंधविश्वास दूर हो जाते हैं, जीवन में सुधार आता है। मगर ये सब करके आपको क्या फायदा होता है? ये सब आप क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल तो लोग सिर्फ दूसरों को ठगना चाहते हैं। जीआर वांगपा, अरुणाचल। वांगपा, जीआर वांगपा, अरुणाचल। इन्होंने सवाल पूछा है कि आपके वीडियो सुनकर हम में काफी परिवर्तन हुआ है, अंधविश्वास के बाहर भी हम आए हैं, तो आप ये सब कर कर क्या करना चाहते हो? बाकी सब लोग तो लोगों को ठगना चाहते, प्राप्त करना चाहते, ये सब आप काम कर कर क्या प्राप्त करना चाहते हो? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपका जो जवाब है वही मैं चाहता हूं। आपने जो कहा कि ये वीडियोस मैंने सुने, मुझ में परिवर्तन हुआ, मैं अंधविश्वास से बाहर आया, यही काम मैं करना चाहता हूं। यही मेरे काम का
सही मायने में फल है। यही मेरे काम का उद्देश्य। अब ये काम मैं क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे समाधान मिलता है। अब रहा सवाल बाकी लोग ठगते हैं, सीधी बात है, जब मुझे ये बुआबाजी और इन सब अंधविश्वास का रहस्य पता चला, तभी मेरे सामने चॉइस था कि बाबा बनना बहुत आसान है, और मेरे जैसी क्षमता रखने वाला व्यक्ति अगर बाबा बनता तो वो तो करोड़ों में खेलता, हजारों करोड़ों में खेलता, और सभी चीजें प्राप्त कर सकता था। ये एहसास मुझे तभी था क्योंकि मैं तब ख्यातनाम पत्रकार था, बहुत अच्छा वक्ता कर ऑलरेडी फेमस था, मुझ में काफ़ी आत्मविश्वास था, मैं अपनी योग्यता बहुत अच्छे ढंग से जानता था कि मैं अगर बाबा बनना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं। ये मैं बहुत अच्छे ढंग से समझ पाने की क्षमता रखता था। अगर मुझ में थोड़ी भी बदमाशी करने की क्षमता होती, झूठ के साथ में जीने की क्षमता होती, तो ही मैं बाबा बन पाता। लेकिन मुझ में झूठ के साथ जीने की क्षमता नहीं है, लोगों को ठगने की क्षमता नहीं है। ये मैं बहुत पहले जान गया था। मैं लोगों से ठीक ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकता हूं, इसलिए तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं गया। मेरा कहना ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं वो हमेशा झूठी बोलते हैं, लेकिन वहां सत्य को लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। तो कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स तो मैं कर नहीं सकता हूं, यह मुझे बहुत पहले ध्यान में आ गया था। और फिर मैंने अपना रास्ता चुन लिया कि मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, प्रबोधन करने की कोशिश करूंगा। आप बोलेंगे ये क्यों किया आपने? अच्छे ढंग से पैसे कमाते, अच्छे ढंग से जिंदगी में जीते। तो मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं। आचार्य विनोबा भावे को मैंने देखा है, जिन्होंने लोगों से करीबन 40 से 50 लाख एकड़ जमीन प्राप्त की, लोगों में बांटने का प्रयास किया। 13 साल तक पूरे भारत में पैदल घूमते रहे। जयप्रकाश नारायण को नजदीक से अनुभव किया है। बाबा आमटे जी को देखा है। कई ऐसे लोग मेरे जीवन में मैंने देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करते आए हैं। तो इसलिए अपन अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, इसका मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। अरे मेरे से कई ज्यादा लोगों ने काम किया है, मैं थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो करना चाहता हूं वो ईमानदारी से करना चाहता हूं। मैं लोगों को अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं, आनंद से जीने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। जो हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ है जीवन, वो आनंद से साथ मिलकर जिए, इसलिए प्रेरित करना चाहता हूं। और मेरी सभी क्षमताओं का मैं इसके लिए उपयोग करता हूं। और जब आप जैसा सवाल आप पूछते हो तो मुझे लगता है मेरा काम सफल हो रहा है। इसीलिए तो ये सब मेहनत है। इसलिए आपने ये सवाल पूछा, उसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे उद्देश्य पूर्ति का एक आप प्रमाण दें, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी 11 बज रहे हैं, अभी यहाँ रुकते हैं। बाकी जो सवाल बचे हैं उनके सवाल जवाब बाद में रिकॉर्ड किए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्व रखते हैं। खुलकर सवाल पूछते जाइए, लेकिन सवाल पूछने के साथ में अपना नंबर भी उसके साथ में, मोबाइल नंबर भी उसके साथ में जोड़ते जाइए। फिर मैं आपको आह्वान करूंगा कि जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, बड़े पैमाने पर शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। साथ में आपके जो मित्र हैं, परिचित हैं, उनको भी प्रोत्साहित कीजिए। फेसबुक है उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बड़े पैमाने पर। अभी गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।